नमस्कार, वेलकम टू टैली सीए कनेक्ट। आज के हमारे एक्सपर्ट जैसे कि आप देख सकते हैं सीए राजेश जी खंडेलवाल है। सर एक प्रैक्टिसिंग सीए है, हमारे लिए जीएसटी एक्सपर्ट, इनडायरेक्ट टैक्स के कोई भी सवाल हो, टैली के कोई भी सवाल हो, हम इन्हीं के पास जाते हैं। एंड सर ने हमें बताया कि इस साल जीएसटीआर 990 में कुछ नए चेंजेस आए हैं विच विल बी अ गुड टॉपिक कि हम इस फोरम में डिस्कस कर सके। और टैली प्राइम के कस्टमर्स कैसे जीएसटीआर 990 को फाइल कर सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू राजेश जी, ये आइडिया के लिए और आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच हमारे ऑडियंस के लिए। और हम शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि सेशन रिकॉर्डिंग हो रही है, सो इसकी रिकॉर्डिंग हमारी सीए कनेक्ट प्लेलिस्ट में भी ऐड हो जाएगी। और आप अपने क्वेश्चंस क्यूएनए में डाल सकते हैं ताकि जैसे ही सर को ब्रेक लेना हो क्वेश्चंस के लिए वो आंसर कर सकेंगे। ठीक है सर, ओके, ओवर टू यू। थैंक यू कोमल। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगा टैली को, जिन्होंने मुझे मौका दिया जो न्यू अमेंडमेंट्स जीएसटीआर 9 और 9C हैं इस पर अपनी बात रखने का। और जो टैली है ना, मैं टैली में अगर ये कहूँ टैली मेरा सबसे पहला प्यार है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि मैंने सबसे पहले जब कंप्यूटर को हाथ लगाया था ना, तो सबसे पहले मैंने टैली में ही काम करना स्टार्ट किया था। और डे वन पे मैंने ये सीख लिया था। आपको टैली सीखने के लिए ना सिर्फ दो चीजें आनी चाहिए, और मैं हर प्रोग्राम जब स्टार्ट करता हूं तो ये बात जरूर कहता हूं। आपको दो अगर कमांड आती है तो आपको टैली पता है। एंटर एंटर एंटर, एस्केप एस्केप एस्केप। अगर आपको ये दो चीजें पता है ना, तो वास्तव में आपको पूरा टैली पता है। इसके अलावा टैली कुछ नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो टैली ने पिछले कुछ टाइम में अपने आप को डेवलप किया है और अपने आप को ईआरपी के तरह सामने रखा है, बहुत काबिले तारीफ है। मैंने क्या किया था जब जीएसटीआर 990C आया था, तो टैली से मैंने जीएसटीआर 9 और 9C बनानी स्टार्ट कर दी थी। और ये मैंने उस वक्त स्टार्ट कर दी थी जब कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि जीएसटीआर 9 और 9C इससे बन सकती है। लेकिन जो मैंने बनानी स्टार्ट करी थी ना, उसको बनाने का जो तरीका था थोड़ा सा मुश्किल था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। और वो मैं अभी तक फॉलो कर रहा था पिछले एक साल तक। लेकिन अब जब से टैली ने अपने आप को अपग्रेड किया है, मैं आपको टैली के थ्रू ही बताऊंगा कि कितनी जल्दी एक्यूरेटली आप GSTR 9 प्रिपेयर कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट आर दी न्यू अमेंडमेंट्स in GSTR and 9C for the financial year 24-25, because last date is approaching. Last date for the filing of GSTR 990C for the financial year 2024-25 is 31st December 2025. And we all know that on portal GSTR 9 and 9C already appearing in the dashboard of the taxpayer. तो बात करूंगा सबसे पहले मैं जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर क्या नए अमेंडमेंट हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। उससे पहले थोड़ा सा लॉ की बात कर लेते हैं। ऐसे सभी रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 CR से ज्यादा है, उनके लिए 9 और 9C दोनों भरना, दोनों फाइल करना मैंडेटरी है। ऐसे सभी रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, उनको नोटिफिकेशन नंबर 15/2025 से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। अब उनको GSTR 9 फाइल नहीं करनी अगर एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है। ये एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड है। अगर 5 GST नंबर हैं, सभी में 1-1 करोड़ रुपए की टर्नओवर है, तो 5 करोड़ रुपए टर्नओवर हो गई, 9 फाइल करना मैंडेटरी हो गया। मैंडेटरी है इस केस में 9 फाइल करना। लेकिन नोटिफिकेशन नंबर 15/2015 आया है 13th डे ऑफ सितंबर 2025। अभी तक क्या हो रहा था, हर साल के लिए अलग से नोटिफिकेशन करना पड़ता था कि जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है उनको GSTR 9 फाइल करनी मैंडेटरी नहीं है। क्योंकि 9C तो कब है, जब 5 करोड़ से ज्यादा की एग्रीगेट टर्नओवर पैन बेस्ड हो। अब इन्होंने कह दिया, अब हम हमेशा के लिए कह रहे हैं। ये आप देखिए, अगर इसकी लैंग्वेज देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, यानी 24-25 और उससे आगे।
जो भी फाइनेंशियल ईयर होंगे, यदि एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है पैन बेस्ड, तो कोई भी नाइन फाइल करनी मैंडेटरी नहीं है। और जो कंपोजिशन डीलर हैं, उनकी टर्नओवर तो 1.5 करोड़ रुपए तक ही होती है, इसलिए उनको भी 9A फाइल करनी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ रुपए तक है, तो नाइन फाइल करना मैंडेटरी है, और 5 करोड़ से ऊपर 9C फाइल करना मैंडेटरी है। अब मैं आता हूं अमेंडमेंट पर। अमेंडमेंट से पहले एक व्यू लेते हैं GSTR 9 का। GSTR 9 को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। एक, वो फिगर्स जो मुझे रिपोर्ट करनी है जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए मैं GSTR 9 फाइल कर रहा हूं, और एक वो वाली फिगर जिस पीरियड के लिए मैं GSTR 9 फाइल कर रहा हूं, लेकिन जब मैंने GSTR 3B या 1 फाइल किया था, तो वो फिगर मैंने उस फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट नहीं करी थी जिस फाइनेंशियल ईयर की मैं GSTR 9 फाइल कर रहा हूं। बट मैंने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जहां तक मुझे अलाउ किया गया था 30 नवंबर तक, वहां तक वो मैंने फिगर रिपोर्ट करी थी GSTR 1 या 3B में। तो मैंने क्या किया, GSTR 9 के दो पार्ट किए हुए हैं। टेबल नंबर 4, जहां पर टैक्सेबल टर्नओवर, उसका टैक्स, जो एडवांस पे यदि कोई टैक्स बनता है उसकी डिटेल, और यदि कोई RCM की लाइबिलिटी है तो उसकी डिटेल, और साथ में सेक्शन 9(5), यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसकी खुद की GST पे करने की लाइबिलिटी है, तो वो ये आइटम आपके टेबल नंबर 4 में आते हैं। टेबल नंबर 4 का जो डेटा है GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेटेड होता है, लेकिन कुछ टेबल्स ऐसी हैं, जैसे कि टेबल नंबर 4G। ये जो 4G, जो इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू RCM है, वो GSTR 3B की टेबल से ऑटो पॉपुलेटेड होती है टेबल नंबर 4 में। और जो टेबल नंबर 5 है GSTR 9 की, उसमें उस आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल है जहां पर टैक्स पे नहीं होना, एग्जेम्प्ट हो सकती है, जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ IGST हो सकती है, ऐसी कोई आउटवर्ड सप्लाई हो सकती है जिस पर रिसिपिएंट ने GST पे कर रहा है। तो दो पार्ट कर दिया आउटवर्ड सप्लाई के, टेबल नंबर 4 जहां पर टैक्स पे होना है, टेबल नंबर 5 जहां पे टैक्स पे नहीं होना। और टेबल नंबर 5 DEF, एग्जेम्प्टेड निल रेटेड नो सप्लाई के कॉलम है, जहां हमें ऑप्शन देता है कि वो आप क्या करें, इन सबको कंबाइंडली आप एग्जेम्प्टेड वाले में भर दे, कोई इशू नहीं है, जैसे पहले था वो का वही है। जहां पे अमेंडमेंट होगा मैं बताऊंगा आपको। टेबल नंबर 6 और टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 6 किसके लिए है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए। जब 3B में हमने जो क्लेम किया था, टेबल 6A में ऑटो पॉपुलेटेड होता है, और उससे आगे वाली टेबल में उसका बाइफरकेशन करना पड़ता है GSTR 9। टेबल नंबर 7 में जो इनपुट टैक्स का डेटा है, उसका रिवर्सल रिपोर्ट करना पड़ता है। टेबल नंबर 4, 5, 6 और 7, इनका जो नेट कंक्लूजन है वो आता है टेबल नंबर 9 में। 9 बताती है कितना तो टैक्स पेबल बना, कितना कैश से पेड किया, और कितना क्रेडिट से पे किया। ये टेबल नंबर 9 है। ये जो मैंने आपको बताया टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 और 9, इनके अंदर वो फिगर रिपोर्ट होती है जो जिस फाइनेंशियल ईयर की हम 9 फाइल कर रहे हैं ना, उसी फाइनेंशियल ईयर की GSTR 1 3B में रिपोर्ट कर दी है। अब पांच टेबल और हैं, टेबल नंबर 11, 12, 13 और 14। 11, 12, 13 और 14, 11 और 12 के अंदर तो जो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट की गई है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पे की गई है, टेबल नंबर 10 में आएगी। और यदि कोई डिक्रीज की गई है तो टेबल नंबर 11 में आएगी नेक्स्ट में। मान लीजिए 24-25 के 9 की मैं बात कर रहा हूं, तो GSTR 3B में वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रिपोर्ट नहीं किया, वो 25-26 में रिपोर्ट किया है, तो वो टेबल नंबर 11 में जाएगा। और नेक्स्ट ईयर यदि मैंने 24-25 की आउटपुट लाइबिलिटी कम की है, तो वो टेबल नंबर 11 में चला जाएगा। इसी तरह से टेबल नंबर 12 और 13 है। टेबल नंबर 12 क्या बताती है, 24-25 का कोई ITC था, इस साल आपको नहीं, इस साल आपको रिवर्स करना था, आपने रिवर्स नहीं किया, आपने नेक्स्ट ईयर रिवर्स किया उसको, आप रिवर्स करना भूल गए, आपने अगले साल सितंबर तक रिवर्स कर दिया, तो टेबल नंबर 12 में रिपोर्ट करना है। और टेबल नंबर 13 में क्या है, आपका 24-25 का कोई ITC है, आपने नेक्स्ट ईयर क्लेम किया, तो आप उसे टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट करें। और टेबल नंबर 10, 11, 12, 13,
जब मैं टेबल नंबर 14 पे जाता हूं तो वो क्या कहता है, 10-11 का डिफरेंस निकालिए, यदि कोई टैक्स की पेमेंट बनती है तो टेबल नंबर 4 में आप पेबल और पेड दोनों रिपोर्ट करेंगे। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया। और एक टेबल और है, टेबल नंबर 8, जिसे मैं प्रेजेंटेशन के दौरान आपसे डिस्कस करूंगा। अब आप याद करिए, अगस्त 2022, जहां से जीएसटीआर 3B को फाइल करने का जो मैनर है वो चेंज हुआ था। क्या क्या चेंज हुआ था उसके अंदर जो टेबल नंबर 4B थी ना, उसको दो पार्ट्स में लेके आए थे। 4B1 परमानेंट रिवर्सल, 4B2 टेम्परेरी रिवर्सल, और D1 भी लेके आए थे। और एक आईटीसी रिवर्सल रिक्रेडिट स्टेटमेंट भी बनाई थी इन्होंने, जहां पर क्या बताया गया था, यदि आपका कोई परमानेंट रिवर्सल है तो ठीक है, लेकिन यदि कोई टेम्परेरी रिवर्सल है तो आप क्या करेंगे, आप पहले उसे क्लेम करेंगे, फिर रिवर्स करेंगे, और अगर आप उसको रिक्लेम करना है तो D1 में भी आप उसे रिपोर्ट करेंगे। यह अमेंडमेंट आया था 22 के अंदर। अब क्या हुआ, जब से GSTR 9 फाइल हो रही है तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्यों आएगा, क्योंकि जो GSTR 3B की टेबल नंबर 4 है, जहां पर इनपुट टैक्स क्रेडिट सर को आप डिक्लेयर किया जाता है। सॉरी, आप क्या चेंज भी कर रहे हैं स्क्रीन पे, क्योंकि नहीं हमारे नहीं, अभी अभी चेंज नहीं कर रहा, अभी हाँ चेंज नहीं कर रहा, आई एग्जैक्टली। विल चेंज इट, आई विल चेंज इट। जो GSTR 3B की टेबल नंबर 4 है, उसमें एक तो जो नॉर्मल आईटीसी है वो रिपोर्ट होता है, और एक रिक्लेम वाला भी रिपोर्ट होता है। अब क्या हो रहा था, अब हो ये रहा था कि GSTR 9 की जो टेबल नंबर 6A है, अब मैं देखिए आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, मैंने एक बैकग्राउंड बनाया था। यहां पर क्या है, जो GSTR 9 की टेबल नंबर 6 है ना, इसका जो ए है, यहां से वो क्या कहता है, GSTR 3B की टेबल 4A से ये फिगर ऑटो पॉपुलेटेड होगी। अब जो टेबल नंबर 6A है, यहां पर दो टाइप का आईटीसी हो सकता है। एक वो जो मेरा उसी फाइनेंशियल ईयर का है, मान लीजिए 24-25 का आईटीसी है, मैंने 24-25 में ही क्लेम कर लिया, कोई इशू नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है 23-24 का भी आईटीसी हो, वो भी मैंने 3B में क्लेम किया है। तो मान लीजिए 24-25 का आईटीसी 100 रुपीज है, और 23-24 का 50 है, तो टोटल 150 रुपये, 150 रुपये हो गया। वो यहां पर रिफ्लेक्ट होगा। अभी तक क्या हो रहा था, लास्ट ईयर के 9 तक क्या हो रहा था मैं बताऊं आपको। ये मैंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट चार्ट बनाया, टेबल नंबर 6A, यहां पर मैं, और ये मैंने आज ही बनाया, आज ही डाउनलोड किया है मैंने। 23-24 के लिए भी आज ही डाउनलोड किया, 24-25 के लिए भी आज ही डाउनलोड किया, बस 1 घंटा पहले मैंने पीपीटी बनाई है। क्या हो रहा था, यहां पर 6A में मेरा दोनों साल का आईटीसी आता था। अब मुझे क्या करना पड़ता था, जो आईटीसी 6A में आ गया मुझे उसे कंपेयर करना होता था बुक्स ऑफ अकाउंट से। अब मेरे वाले एग्जांपल में 6A से कितना आ रहा था, 150, क्योंकि 3B में मैंने 150 रिपोर्ट किया था। और यहां पे मैं कितना दिखाता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 100। क्यों, क्योंकि मैं जो 6B है उसमें केवल वो वाला आईटीसी रिपोर्ट करता हूं जो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। वैसे फार्मूला इसके अंदर ये है, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और 3B विच एवर इज लोअर। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय उसके जो 50 रुपीज लास्ट ईयर का है। तो क्या हुआ सर, यहां पर 6A में 150 आ गया, क्योंकि मैंने अपना एग्जांपल में माना है 24-25 के लिए 100 रुपए का आईटीसी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी 100 रुपए है, GSTR 3B में भी 100 रुपए दिखाया, लेकिन पिछले साल का 23-24 का 50 रुपए और था। तो मेरा 6A में 150 आएगा, जब मैं 6B में रिपोर्ट करूंगा तो 100 आएगा। अब देखिए मेरा 6J में डिफरेंस आ जाएगा, 6J में डिफरेंस आ जाएगा, और कितने रुपए का डिफरेंस आएगा, 6J में डिफरेंस आएगा -50 का। और ऐसा दिखने लगेगा कि यस, 50 रुपीज एक्स्ट्रा लिया है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने 24-25 में 6A में एक नई टेबल ऐड कर दी, A1। जो इन्होंने 6A था ना, इसमें देखिए इसके कर दिया 6A, तो आपका जो ऑटो पॉपुलेटेड है वो है ही है। अब इन्होंने एक नया कॉलम जोड़ दिया 6A, और 6A क्या जोड़ा, मैं हाईलाइट करके आपको यहां दिखा रहा हूं क्या जोड़ा, यहां पे 6A1, आईटीसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन फाइनेंशियल ईयर
अवेल्ड इन द फाइनेंशियल विच इज इंक्लूडेड इन द 6A अबाउ अदर देन आईटीसी रिक्लेम्ड अंडर रूल 37 और 37A। इन्होंने कहा जो लास्ट ईयर का 50 रुपीज है ना, आप वो यहां रिपोर्ट कर दीजिए। यहां पे आपका 150 आया, यहां पे मैंने 50 रुपीज रिपोर्ट किया। A2 में कितना आ गया? 100 आ गया। अब जैसे ही मेरा A2 में 100 आएगा, तो 6B में भी मैं 100 ही रिपोर्ट करूंगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इससे क्या हुआ? जो अननेसेसरी के ASMT 10 आ रहे थे, जो हमारे पास में नोटिस आ रहे थे, ऑटो जनरेटेड जो सॉफ्टवेयर से आ रहे थे, वो नहीं आएंगे। क्योंकि पहले तो डिफरेंस सीधा सीधा आ रहा था, एक्सेस क्लेम कर लिया। तो ये पहला 9 का अमेंडमेंट है जो कि इन्होंने टेबल नंबर 6 में किया है। नया इन्होंने एक टेबल ऐड कर दी A1 की। लेकिन मेरे को एक थोड़ा सा यहां पे ऑब्जेक्शन है। क्या है? आप देख रहे हैं यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है आईटीसी ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूडेड इन 6A अबव। उसके बाद कहते हैं अदर देन आईटीसी रिक्लेम्ड अंडर रूल 37 रूल 37A। ये जो हमारा नोटिफिकेशन आया ना 13/2025, वहां पर यही लिखा हुआ है। और मैं आपको देखो दिखाऊंगा अभी, अगर मेरे पास में वो है यहां पे, ये रहा सर। ये मैंने, ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये मैंने नोटिफिकेशन नंबर 13/2025 से लिया है। और यहां पर भी यही लिखा है ना, देखिए, अदर देन आईटीसी रिक्लेम्ड अंडर रूल 3737A। और अब जो पोर्टल पे आ रहा है वो दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये पोर्टल पे आ रहा है अदर देन रिक्लेम। अब यहां तो या तो छुप गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने तो ये अभी आधा घंटा पहले पोर्टल से डाउनलोड किया है, 2425 की है। और 6A1 में यहां पे वो जो 37 और 37A लिखा हुआ था वो गायब है। या तो हो सकता है आया ना हो, इसमें कहीं नीचे छुप रहा हो, लेकिन छुप नहीं सकता। क्यों नहीं छुप सकता? क्योंकि अभी यहां पर ना देखिए जगह खाली है। अगर होता तो यहीं पे होता। तो बस मैं ये थोड़ा सा हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि लॉ के अंदर ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है अदर देन रिक्लेम्ड अंडर रूल 3737A। जबकि पोर्टल पे जो GSTR 9/2425 की है, उसमें यहां पर 3737 एक गायब है ही नहीं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं टेबल नंबर 7 पे। टेबल नंबर 7, सॉरी, अभी हम टेबल नंबर 6 पे ही है। टेबल नंबर 6 पे ही है। ये टेबल नंबर 6 है। आपको ध्यान होगा GSTR 9 के अंदर दो इंपॉर्टेंट टेबल है, एक टेबल 6B है, एक टेबल नंबर 6H है। 6B और 6H में डिफरेंस क्या है? 6B में आईटीसी तब रिपोर्ट किया जाता है जब रिक्लेम नहीं होता, और 6H में आईटीसी तब रिपोर्ट किया जाता है जब वो रिक्लेम होता है। तो अभी तक क्या लिखा हुआ था यहां पर 6H में लिखा हुआ था अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अदर देन बी अबाउ अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो बी में आपने रिक्लेम कर लिया उसको आप छोड़ दीजिए, बाकी आपको यहां रिपोर्ट करना है, और रिक्लेम्ड वाला। अब इन्होंने क्या कर दिया? 2425 से जो GSTR 9 पोर्टल पे आ रही है और नोटिफिकेशन नंबर 13/2025 में अमेंडमेंट है, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, यानी अदर देन बी गायब कर दिया। अदर देन बी की जरूरत भी नहीं थी। क्यों नहीं थी मैं बताऊंगा। और एक्चुअल मैंने हाईलाइट करके किया है, ये देखिए इन्होंने इसको इस तरह से कर दिया, अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड अदर देन बी अबाव को डिलीट कर दिया। क्यों किया ये मैं बताऊंगा। और ये देखिए, जो मैं आपको 6J की बात कर रहा था ना डिफरेंस निकालने की, पहले यहां 1A पहले यहां पे क्या लिखा हुआ था? I-A। अब इन्होंने कर दिया A2। ये क्यों किया? क्योंकि जो 50 रुपीज था, जो 2324 का था, उसको इन्होंने ऊपर ही छोड़ दिया। अब सॉफ्टवेयर कोई डिफरेंस नहीं बताएगा। जब सॉफ्टवेयर डिफरेंस नहीं बताएगा तो ASMT 10 भी इशू नहीं होगा। मैंने कोशिश तो ये की है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो दोनों फील्ड लें। 2324 का क्या आपका देखिए मैंने पूरा स्क्रीन दिखाया है, क्या एच में लिखा हुआ था। 2425 में क्या है वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। और जो नोटिफिकेशन नंबर 13/2025 है, उसमें क्या डिलीट किया गया है। एक और कॉलम है इसके अंदर 6M। 6M के अंदर लिखा हुआ था पहले एनी अदर आईटीसी क्लेम्ड थ्रो आईटीसी 010202A। मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर 6M में, ये देखिए, ये पहले लिखा हुआ था एनी अदर आईटीसी अवेल्ड बट नॉट स्पेसिफाइड अबाउ। तो हो क्या रहा था?
हो क्या रहा था यहां पर, जो समझ में नहीं आया टैक्स पेयर को, और उसने देखा कि 6J में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, तो उसको यहां पे एडजस्ट कर दिया। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर भी यही है, ये 6J में डिफरेंस आ रहा है 50,310 रुपीज 39 पैसा। और 6M में भी क्या किया, 50,310 रुपीज और 39 पैसा। यानी जो डिफरेंस है वो यहां डाल दिया, ये दिखाने के लिए कि भैया जो ये डिफरेंस आ रहा है ना, आप हमारा इससे रिकंसाइल कर लीजिए। अब इन्होंने क्या किया, लेकिन जब हम इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ना 6M की, तो वहां वहां कुछ इन्होंने हमें वो दे रखा था इंस्ट्रक्शन कि किस चीज का आएगा। अब इन्होंने क्या किया यहां पर, अब इन्होंने कर दिया कि भैया आप जब 6M में जाएंगे तो आप ऐसे पढ़ेंगे इसको, क्या आएगा, आईटीसी अवेल्ड थ्रू आईटीसी 01, 02, 02A अदर देन 3B एंड ट्रांस 1 फॉर्म। मैं आपको 1 मिनट में एक चीज बताऊंगा। जो क्रेडिट लेजर है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट केवल और केवल 3B से ही ट्रेवल करता है, लेकिन कुछ और भी फॉर्म्स हैं जिनसे इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर में क्रेडिट ट्रेवल कर सकता है। और वो कौन से हैं, वो यही हैं, आईटीसी 01, 02, आईटीसी 02A, ये वो वाले फॉर्म है। ट्रान 1 जो हमारा था उससे भी ट्रेवल करा सकते थे, ट्रान 2 है उससे भी ट्रेवल करा सकते थे। इससे क्रेडिट लेजर, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, वहां से क्रेडिट हो जाता है। तो इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया यहां पर, और ये मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया। भाई अब आप अपनी मर्जी से मत डालना 6M में, जो हम बता रहे हैं आप वही डालना, आईटीसी 01, 02 है और 2A, और वो मत डाल देना जो 3B में आपने लिया है, और जो ट्रांसफॉर्म है वो भी आप यहां पे मत डालना। नेक्स्ट, 23, 24, 24, 25। 23, 24 के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर पहले लिखा हुआ है, पहले मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं टेबल नंबर 7 की। टेबल नंबर 7 में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है जो रिवर्स किया है टैक्स पेयर ने, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट आता है। अब यहां पर 7A के अंदर क्या है, रूल 37, और देखिए बी में क्या है, एज पर रूल 39। और जो 24, 25 की 9 है, उसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, 7 के दो पार्ट कर दिए। 7A तो है ही है, वहां पर लिखा हुआ रूल 37। इसके बाद इन्होंने किया एज पर रूल 37A और एज पर रूल 38। जो रूल 37 है वो क्या बात करता है, वो बात करता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 प्रोवाइजो नंबर 2। क्या कहता है, यदि फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस रिसिपिएंट ने 180 डेज में जो कंसीडरेशन है अलोंग विद आईटीसी उसकी पेमेंट नहीं करी, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना है। अब ये क्या है, ये टेम्परेरी रिवर्सल है, पहले रिवर्स करेगा, पहले तो उसने क्लेम कर लिया, 180 डेज आए, फिर उसको रिवर्स करेगा, ये टेम्परेरी रिवर्सल है, जब पेमेंट करेगा तो रिक्लेम करेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग कॉलम बना दिया, पहले भी था अब भी है, लेकिन अब अलग क्या बनाया, रूल 37A। रूल 37A किस लिए है, यदि सप्लायर ने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, मींस सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, तो रिसिपिएंट को अगले साल के नवंबर तक वेट करना है कि भाई वो सितंबर तक रिटर्न फाइल कर दे, फिर आप उसे वेरीफाई कर लें और इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लें। तो आप क्या करिए, यदि आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है, तो आप टेम्परेरी रूप से उसको रिवर्स करिए, और जब वो पेमेंट कर दे टैक्स की, तो उसको क्लेम किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने अब जो टेबल नंबर 7 है उसके लिए अलग कॉलम दे दिया कि पहले आपने इसको क्लेम किया था, अब आप इसको रिवर्स कर रहे हैं। रूल 38 बैंकिंग के रिलेशन में है, जहां पर बैंक ये ऑप्शन ले सकता है कि या तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करे रूल 42, 43 के एंगल से, और या फिर वो क्या करे, 50% अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लैप्स कर दे, बाकी 50% उसको अवेलेबल होगा। तो ये जो 50% उसको अपना रिवर्स करना है, क्योंकि 50% की अवेलेबिलिटी है बैंक के केस में, तो इसके लिए इन्होंने अलग वो दे रखा, कॉलम दे दिया, जो पहले नहीं था। पहले कहां करते थे, पहले कुछ लोग क्या करते थे, ई में डाल देते थे एज पर 17(5), जबकि एप्लीकेबल नहीं था, या फिर कुछ क्या करते थे, अदर रिवर्सल में उसको डाल दिया करते थे, आईटीसी एज पर न्यू फॉर्मेट जीएसटी, सॉरी, यहाँ पे अदर रिवर्सल का एक है, यहाँ पे आईटीसी एज पर न्यू फॉर्मेट जीएसटीआर 3B, टोटल आईटीसी रिवर्स सम टोटल A to H अबाव, मतलब जहां उनको समझ में आया, लेकिन पर्टिकुलर ये ध्यान रखते थे भैया 37 वगैरह इनमें ना डालें क्योंकि ये स्पेसिफिक है, लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। ये देखिए
ये इन्होंने नया जोड़ा है, मैंने आपको अलग से जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया। टेबल नंबर 8 सबसे बढ़िया काम किया, क्योंकि क्या हो रहा था, जो टेबल नंबर 8 है वो एक तरह से रिपोर्टिंग टेबल है। जो GSTR 9 की टेबल 8 है उसमें 8A में GSTR 2B से डेटा ऑटो पॉपुलेटेड होता है। जो 2B से डेटा पॉपुलेटेड होता है उसका मैचिंग कराया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आईटीसी से। अब जो टेबल 8B है वहां पर दो जगह से आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड होता है। एक आपका होता है 6B से, एक होता है आपका 6H से। दो जगह से आईटीसी ऑटो पॉपुलेटेड होता है। अब क्या किया इन्होंने, अब देखिए 24-25 में आईटीसी एज पर सम टोटल ऑफ 6B अबव, यानी 6H को डिलीट कर दिया। अब 6H का जो आईटीसी है वो 8B में ऑटो पॉपुलेटेड नहीं होगा। तो जो प्रॉब्लम आ रही थी, कौन सी वाली, कि पहले आईटीसी क्लेम करना है, फिर रिवर्स करना है, फिर रिक्लेम करना है, और रिक्लेम करके 6H में रिपोर्ट करना है। तो आप 6H में कुछ भी रिपोर्ट करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब तो इन्होंने क्या किया, 24-25 में जो टेबल 8B है उसको डीलिंक कर दिया 6H से। अब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा अगर आपने कोई एक्सेस क्लेम नहीं किया है, यदि आपने कोई अंडर क्लेम नहीं किया है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और ये एक बहुत बढ़िया मतलब मूव है सीबीआईसी ने, जो ये नोटिफिकेशन इशू किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पे आ रही थी। और उसकी वजह से क्या हो रहा था, कई बार जैसे टेबल 8C है, माइनस की फिगर रिपोर्ट करनी पड़ती थी। क्यों करनी पड़ती थी, ताकि 8D में डिफरेंस ना आए। और 8D में डिफरेंस आ गया, जो सॉफ्टवेयर है उसने डिफरेंस निकाल लिया, ASMT 10 बना, और ASMT 10 टैक्स पेयर के पास पहुंच गया। अब क्या है, क्योंकि 6B नहीं है तो कोई इशू नहीं है इस केस में। इसमें एक प्रॉब्लम और थी टेबल 8 के अंदर। अभी यहां पर मैं जो 6H है इस पर एक छोटी सी बात और करूंगा, लेकिन अभी टेबल 8 पे ही रहता हूं। ये देखिए, ये यहां पर जो 8 है, मैंने इसको फिर दोबारा से हाईलाइट करके लिखा है, आईटीसी एज पर 6B। यहां पर जो सम टोटल ऑफ एंड 6H लिखा हुआ था उसको डिलीट कर दिया। ये जो अपनी टेबल 8 है उसके अंदर देखिए, पहले मैं आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिखाऊंगा तभी आपको क्लैरिटी आएगी। ये टेबल 8 है और ये आपकी टेबल 8 है। आप ध्यान करिए, प्रेजेंट में ये वाली टेबल है 20, सॉरी प्रेजेंट तो अब मैं 24-25 कहना चाहिए, प्रीवियस ईयर कहूं मैं 23-24। तो यहां पर सर क्या हो रहा था, जी में बताता है वो, आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। डिफरेंस आ गया। और डिफरेंस जो यहां पर इन्होंने आई दिखाया ना, आई, इसको बोल दिया आईटीसी अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी आई जे के इक्वल टू हो गया। और जे में जाके दिखा दिया टोटल आईटीसी टू बी लैप्स्ड इन करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी बिना बात का, कोई लेना देना नहीं है। एक रिपोर्टिंग टेबल है ये। गुड्स इंपोर्ट किया, मैंने कितना पे किया, कितना आईटी से अवेल किया, भाई बिल ऑफ एंट्री है। बिल ऑफ एंट्री पे तो सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो क्या कर रखा था, उसको के कॉलम में आता था, लैप्स होता था, अननेसेसरी का डिस्प्यूट होता था। क्यों होता था भाई, लैप्स तो हो ही नहीं सकता वो। इसके लिए इन्होंने क्या किया, मुझे लग रहा है जब बात पहुंची गवर्नमेंट के पास, सीबीआईसी के पास, तो उनको ध्यान गया और उन्होंने क्या किया, यहां पर लिख दिया, कॉलम एक और बना दिया, एच के बाद में H1, आईजीएसटी क्रेडिट अवेल्ड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना क्लेम किया है, क्योंकि सारा का सारा आपने किया नहीं। एच में तो वो आ गया जो आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इन 24-25 किया है, उसके बाद आपने नेक्स्ट ईयर में भी किया होगा, तो यहां आपको रिपोर्ट करना है। अब वो डिफरेंस का चक्कर ही खत्म हो गया, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट है, बिल ऑफ एंट्री का क्रेडिट है, तो छोड़ने वाला तो कोई भी है नहीं, कोई भी टैक्स पेयर, तो यहां पे रिपोर्ट होगा, अब वो डिफरेंस नहीं आएगा। ये मैंने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जहां टैक्स पेयर अक्सर गलतियां करता है, GSTR 9 की टेबल नंबर 9। अब GSTR 9 की टेबल नंबर 9 आप याद करिए, मैंने आपको चार टेबल बताई थी, टेबल नंबर 4, 5, 6 और 7। इनका कंक्लूजन कहां पे है, टेबल नंबर 9 में है। देखिए टेबल नंबर 9 में क्या आता है, टैक्स पेबल कितना है, कितना कैश से पे किया, कितना आईटीसी से पे किया, ये मेरा टेबल नंबर 9 में आता है। अब क्या किया इन्होंने,
24-25 में इसमें दो नए कॉलम ऐड कर दिए। है वही अभी भी, टैक्स पेबल हो गया, इसके बाद आपका आ गया पेड थ्रो कैश, और ये आईटीसी हो गया। अब इन्होंने क्या किया, यहां पर टोटल किया और इसका डिफरेंस निकाल दिया। पहले टैक्स पेयर से क्या गलती हो जाया करती थी, क्योंकि जो टैक्स पेबल की फिगर है ये ऑटो पॉपुलेटेड होती है। ये कहां से होती है, जीएसटीआर 3B से ऑटो पॉपुलेटेड होती है। लेकिन अगर टैक्स पेयर ने टेबल नंबर 4 में कोई अमेंडमेंट कर दिया और इस ऑटो पॉपुलेटेड फिगर को सही नहीं किया, तो टेबल नंबर 4 में तो कोई और फिगर आती थी और यहां पर कोई और फिगर आती थी। एक तो ये बात है, ये तो अब भी रहेगी, ध्यान रखना पड़ेगा टैक्स पेयर को। दूसरी बात क्या थी, ये भी हो सकता था कि जो टैक्स पेएबल है और पेड है उसी में कोई डिफरेंस हो। दूसरी बात यह है, अगर मान लीजिए टैक्स पेयर ने टेबल नंबर 4 वाली फिगर ही यहां पे उठा के डाल दी, जितना टैक्स पेबल आता है वो वाला, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई पे है, चाहे वो एडवांस पे है, और चाहे वो आरसीएम पे डाल दिया, तो अब क्या होगा, करंट पीरियड में जब 24-25 की जीएसटीआर 9 फाइल की जाएगी, तो उसको यहाँ पे इमीडिएट डिफरेंस आ जाएगा। और ये देखिए मेन मैंने ये हाईलाइट किया यहाँ पे, ये डिफरेंस आ जाएगा। और कम से कम अब फाइलिंग के टाइम पर ही टैक्स पेयर को पता लग जाएगा कि भाई ये डिफरेंस है, मुझे टैक्स पे करना है नहीं करना। अगर टैक्स पे नहीं करना तो गलती हो सकती है, कहां उसने टेबल नंबर 4 को भरने में गलती करी है, और टैक्स पेपर बनता है, पेबल बनता है, तो पे करना पड़ेगा। क्यों डिले करे, क्यों इंटरेस्ट पे करे, जो पे करना है वो पे करना है। तो ये दोनों का मैंने कंपैरेटिव दिखाया, 23-24 में क्या है, 24-25 के अंदर क्या है, और ये मैंने रेड में हाईलाइट करके दिखाया है। नेक्स्ट, टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 और 9, 5 टेबल। उसके बाद मैंने 5 और बताई थी आपको, टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 पे मैं आगे बात करूंगा, अभी मैंने 14 की बात नहीं करी। 23-24 में ये भी आपके सामने है, और 24-25 कंपैरेटिव ये भी आपके सामने है। पहले मैं आपको हाईलाइटेड पोर्शन दिखा देता हूं। क्या हो रहा था, जब भी जीएसटीआर 9 टैक्स पेयर डिपार्टमेंट में लेके जाता था, एक्सप्लेन करता था चीजों को, तो बार बार एक डिस्प्यूट अराइज होता था। डिस्प्यूट क्यों अराइज होता था, डिस्प्यूट अराइज होता था लैंग्वेज की वजह से, कि भाई यहां पर ये लिखा तो ये हुआ है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, बड़ा कंफ्यूजन होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए टेबल नंबर 10, 11, 12 और 13 इसकी लैंग्वेज को अमेंडमेंट कर दिया, और इसमें और बढ़िया चीजें लिख दी, ताकि सीधा सीधा समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इसमें क्या गवर्नमेंट कहना चाहती है। क्योंकि टैक्स पेयर तो वही कर रहा था जो गवर्नमेंट ने आज किया है, आपके सामने अमेंडमेंट है। टैक्स पेयर तो पहले, बहुत पहले से यही कर रहा था, क्योंकि टैक्स पेयर को तो 9(9)सी फाइल करनी है, और जरूरी नहीं है कि सबकी ऑडिट हो, सबका असेसमेंट हो, सबकी स्क्रूटनी लगे। जिनकी स्क्रूटनी, असेसमेंट, ऑडिट वगैरह होती थी, वहां पे दिक्कत आ रही थी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में अमेंडमेंट किया गया। आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, टेबल नंबर 10, सप्लाईज ऑब्लिक टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट्स। पर यहां पर क्या कर दिया, सप्लाईज ऑब्लिक टैक्स डिक्लेयर थ्रू इनवाइस ऑब्लिक डेबिट नोट्स ऑब्लिक अमेंडमेंट्स। तो यहां पर सर इन्होंने इसको काफी हद तक चेंज कर दिया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जो टेबल नंबर 12 और 13 है, 23-24 तक वो ऑप्शनल हुआ करती थी, 24-25 में वो मैंडेटरी है। कोई ऑप्शन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। टेबल नंबर 12 और टेबल नंबर 13 दोनों अमेंडमेंट कर दिए इस बार। यहां पर यदि कोई अमाउंट है तो वो टैक्स पेयर को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। टेबल नंबर 14 मैंने आपको बताया था, टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 इनका जो भी रिजल्ट होगा, पर्टिकुलरली 12-13 का मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझे 10-11 का कहना चाहिए। यदि कोई भी टैक्स पेएबल है, ये कह रहा है ना, देखिए जहां पर डिफरेंस ऑफ टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन ऑन टेबल 10 एंड 11, तो कितना पेबल है कितना पेड है, ये प्रेजेंट जो प्रीवियस ईयर था 23-24, जब प्रीवियस की हमने 9(9)सी फाइल करी थी, तो वहां पर ये वाले बात थी। 24-25 में क्या किया, इन्होंने एक कॉलम और ऐड कर और बता दिया कि भैया डिफरेंस और आ रहा है, अगर पे करना बनता है तो आप पे कर दीजिए, और यदि आप गलती पे थे उसको ठीक कर लीजिए। और ये वो डिफरेंस की मैंने हाईलाइटेड करके आपको यहां पर टेबल नंबर 14 को दिखाया है, ये मैंने बता दिया। टेबल नंबर 18 अभी भी ऑप्शनल है। टेबल नंबर 18 है जो इनवर्ड सप्लाई की आपकी डिटेल जाती है, परचेज की डिटेल जाती है, वो आपकी अभी भी ऑप्शनल है।
एक बात जो मैंने आपको बोला था 6H के बारे में, मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं। ये देखिए, जो आपका 6H है उसमें क्या है, 6H अभी खत्म नहीं किया, 6H अभी भी है। मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा 6H कहां चला गया। ये रहा सर, ये 6H था, पहले था अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड, अब यहां पे है अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम्ड। अब आप ध्यान दीजिए, एक तो इन्होंने मुझे ये बताया कि आपने जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का आईटीसी है आपको A1 में रिपोर्ट करना है। अब आप कह रहे हैं यहां पर एक और मुझे इन्होंने बताया, जो आपने आईटीसी रिक्लेम किया उसे मैं कहां दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप जितना भी आपका रिक्लेम है आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करिए। एक रिक्लेम आपका रूल 37 ए के कारण हो सकता है, और एक आपका आईटीसी का जो रिवर्सल है उसके अलावा हो सकता है। तो जो आपका 6H का है, जो आपका 6H का है ना, यहां पर आपको कौन सा रिपोर्ट करना है, यहां पर आपको केवल और केवल रूल 37 और 37 का आईटीसी ही रिपोर्ट करना है रिक्लेम के टाइम। बाकी आपको कहां कहां करना है, बाकी आपको जो भी आईटीसी है वो आपको 6B में ही रिपोर्ट करना है। ये बात मेरे को यहां पर और बतानी थी। अच्छा, अब एक मिनट में आगे चलता हूं, ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, एक चीज और है यहां पर, GSTR 9C बहुत ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, थोड़ा सा अमेंडमेंट है, 2 या 3 मिनट मैक्सिमम लगने वाले हैं। टेबल नंबर 7, यहां पर GSTR 9C में टैक्सेबल टर्नओवर का रिकंसिलिएशन होता है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, सेक्शन 9(5) में उन पर लाइबिलिटी डाली गई है खुद से टैक्स पे करने की। अभी तक GSTR 9C में कोई ऐसा कॉलम नहीं था जहां पर यह बताया जा सके सप्लाई ऑन विच टैक्स इज टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर एज पर सेक्शन 9(5). दो तरीके का हो सकता है, एक तो वो हो सकता है कि जब मैं खुद सप्लायर हूं और मेरी सप्लाई पे मुझे टैक्स पे नहीं करना, मैं अपनी GSTR 9 फाइल कर रहा हूं, 9C फाइल कर रहा हूं। एक वो है जब ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपनी सप्लाई पे जो दूसरे ने सप्लाई करी है, जैसे उसकी ले लेते हैं, रेस्टोरेंट की सप्लाई है, 1 जनवरी 2022 से जो रेस्टोरेंट की सप्लाई है उस पर यदि वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होती है तो उस पर टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना पड़ता है, सप्लायर को पे नहीं करना पड़ता। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, यहां पर ये कहते हैं हमें आपकी टैक्सेबल टर्नओवर का रिकंसिलेशन करना पड़ता है। सबसे पहले आप बताइए, जो आपकी टेबल नंबर 5 है वहां से आपकी टर्नओवर कितनी आ रही है, उसमें से आप ये माइनस कर दीजिए एग्जेम्प्टेड नील रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई माइनस कर दीजिए विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, रिवर्स चार्ज वाली माइनस कर दीजिए। D1 एक कॉलम और जोड़ा, D1 एक लाइन और जोड़ी इन्होंने जिसमें यह बता दिया आप वो वाली सप्लाई भी माइनस कर दीजिए। आप सप्लायर हैं, टैक्स ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है, तब आपकी टैक्सेबल टर्नओवर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा किया। पहले क्या हो रहा था, वो यहां बी कॉलम में आ रही थी 23-24 तक, अब उसके लिए सेपरेट D1 एक अलग इन्होंने लाइन आइटम दे दिया है। ये देखिए, एक टेबल नंबर 9 है GSTR 9C में, टेबल नंबर 9। टेबल नंबर 9 क्या बताती है, GSTR 9C की टेबल नंबर 9 ये बताती है कि आपको रेट वाइज लाइबिलिटी डिक्लेयर करनी है, और जो आपने आरसीएम पे टैक्स पे किया है वो भी GSTR 9C की टेबल नंबर 9 में डिक्लेयर करना है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कुछ ऐसी लाइबिलिटी हो सकती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के हाथ में जहां सप्लायर को टैक्स पे नहीं करना बल्कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना, तो उसके लिए कोई कॉलम नहीं था। यहां पर ये K2, सप्लाई ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर सेक्शन 9(5), वो यहां पर डाल दिया। और यहां पर एक गलत लिखा हुआ था, काफी टाइम बाद उसको अब समझ में आया, जब जागो तब सवेरा, टोटल अमाउंट पेड पेबल, तो पेबल कर दिया यहां पर कि कितना है, क्योंकि पेड नहीं था वो पेबल, जो पेबल अमाउंट था ना वो उठ के आता था। कहां पेबल आता था, GSTR 9 की टेबल नंबर 9 में मैंने आपको पेबल दिखाया था, वो यहां पे आता। अगर लाइबिलिटी कोई बनती थी तो उसको रेट वाइज रिपोर्ट करना होता था, एक लास्ट कॉलम में, लास्ट उसमें पार्ट में GSTR 9C में। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर की कोई टैक्स लाइबिलिटी पे होने से रह गई है जो सेक्शन 9(5) में ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना है, तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पे कॉलम ऐड कर दिया।
अब जीएसटीआर 9C में लेट फाइलिंग में लेट फीस का कोई भी कॉलम नहीं था। और हमें पता है यदि जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल होती है और 9 फाइल कर दी तो 9C फाइलिंग की डेट तक लेट फीस एप्लीकेबल होगी। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया है, जीएसटीआर 9C में भी एक नई टेबल 17 ऐड कर दी है, जहां पर पेबल और पेड का अमाउंट आएगा। इतनी लाइबिलिटी पेबल है, इतना पेड है। सीजीएसटी भी ठीक है, आईजीएसटी भी ठीक है, सॉरी सीजीएसटी भी ठीक है, एसजीएसटी भी ठीक है। पर मुझे समझ में नहीं आया कि यहां पर आईजीएसटी का कॉलम इन्होंने क्यों रखा, क्योंकि आईजीएसटी में लेट फीस नहीं है। लेट फीस सीजीएसटी में ही एप्लीकेबल होती है और एसजीएसटी में ही एप्लीकेबल है। अच्छा, अभी मैं थैंक यू करने से पहले अभी टैली भी मैं आपको दिखाऊंगा मैं कैसे बनाता हूं, कैसे क्या काम करता हूं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताना चाहूंगा, आप देखिए यहां पर एक छोटा सा आईटीसी रेड में लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो। जब जीएसटीआर 9 के हम इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं और जीएसटीआर 9C का ये वाला कॉलम देखते हैं, तो यहां पर क्या था, यहां पर लिखा हुआ था जो भी एडिशनल लाइबिलिटी बनेगी कैश में पे करनी है। लेकिन ना तो सीजीएसटी एक्ट में ऐसा लिखा हुआ था, ना सीजीएसटी के जो रूल है उसमें ऐसा लिखा हुआ था। जब से जीएसटी आया था तब से टैक्स पर ये कह रहा था सर लॉ में तो लिखा नहीं है। अब करीब 8 साल के बाद ये क्लैरिटी आई कि भाई आईटीसी से भी ये एडिशनल लाइबिलिटी पे हो सकती है। पहले से ही पे कर रहा था टैक्स पेयर तो, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ये फॉर्म में भी डाल दी। अभी मैं आपके क्वेश्चन भी लूंगा। ये तो अभी मैंने एक छोटा सा मतलब आपको बताया 9 और 9C के अंदर क्या अमेंडमेंट आए हैं। अब मैं आपको टैली प्राइम पे लेके चलूंगा, और टैली प्राइम से, और मुझे उम्मीद है आपको स्क्रीन व्यू हो रही होगी। कोमल प्लीज आप बताएं, स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर, टैली प्राइम की स्ट्रीम। बिल्कुल ठीक है। देखिए मैंने आपको दोबारा से वही चीज बता रहा हूं, मुझे टैली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी कुछ हूं मैं आज भी मैं टैली पे खुद काम करता हूं। मैं ये बता दूंगा, खुद से मैं अपनी डाटा एंट्री खुद करता हूं, सिर्फ इस बात के लिए कि मुझे ये पता रहे टैली में कौन सी कमांड क्या है। हो सकता है उतना मैं एक्सपर्ट ना हूं जितना जो डेली यूज करने वाले हैं, लेकिन मैं टैली पे इसलिए काम करता हूं ताकि मुझे पता रहे टैली में क्या नए अपडेट आ रहे हैं। मैं जो अब तक कर रहा था, क्योंकि मुझे याद आ रहा है शायद 2018-19 की शायद कहीं बात रही होगी, मैंने एक प्रोग्राम दिया था, और मैंने प्रोग्राम इसी पे ही दिया था कि टैली 9 से, सॉरी आप टैली से जीएसटीआर 9 कैसे जल्दी बना सकते हैं, पहले वो बताऊंगा। और मुझे आज भी याद है मोर देन 800 पर्सन मेरे उस वेबिनार के अंदर आए थे, और मैंने बताया था उनको कैसे है। आज पहले वो बताऊंगा, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि टैली प्राइम से एक्यूरेटली आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा था वो बताता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं जब भी मेरे को कोई 9 या 9 से फाइल करनी होती है, मैंने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दिया होता है भाई आपको 1 घंटे की मेहनत करनी है। 1 घंटे की क्या मेहनत करनी है, वो ऐसा है, ये आपके सामने एक डाटा ओपन है गौरव इंडस्ट्रीज के नाम से। मैं उनको क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आपने भी अपने तरीके से दे रखी होगी, मैं भी ऐसे ही काम करता था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। मैंने उनको क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, मान लीजिए ये मेरा पीएनडल है, और मैं इसको 1 मिनट पूरे साल का कर देता हूँ। ये 1 मिनट सर, मैं पीरियड मैंने इसको चेंज किया, ये आ गया सर पूरे साल। इसके अंदर देखिए 6 करोड़ 96 लाख की टर्नओवर, इसका मतलब 9 9C दोनों एप्लीकेबल है, ठीक है। मैंने स्टाफ को क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, भाई आप जितने भी सेल्स के लेजर हैं सब में चले जाओ। सेल्स अकाउंट है, मान लेते हैं मैं इसमें चला गया, ये मेरे को सबसे बड़ा नजर आ रहा है, तो मैंने उनको क्या इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, भाई आप क्या करेंगे, इसको कॉलमनर करेंगे। और कॉलमनर किया, मैं भी आपके देखिए सामने साथ साथ कर रहा हूं, मैंने ये कॉलमनर किया इसको, और मैंने इसके बाद में इसको कमांड दे दी कंट्रोल ए की। कॉलमनर करने के बाद में ये मेरे सामने कुछ इस तरह से आ जाता है। मैं जो कर रहा था अभी वो बता रहा हूँ। फिर मैं क्या करता था, मैंने जो इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट किया। अब क्योंकि मेरी फाइल पहले ही बनी हुई है, तो मैंने फाइल का नाम चेंज कर रहा हूं मैंने वैसे ही कुछ चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हुआ, मैंने इसको एक्सपोर्ट किया, अभी देखिए एक्सपोर्ट होगा। अब मैं क्या करता था, जो मेरा स्टाफ है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टाफ को अपने को ट्रेनिंग दे दी। मेरा स्टाफ क्या करता है, जितने भी सेल्स के लेजर हैं सारे के सारे एक्सेल में कन्वर्ट कर दिए, जितने भी परचेज के लेजर हैं सारे के सारे एक्सेल में कन्वर्ट कर दिए। परचेज वाले कौन से,
जो परचेज है, और उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो भी सारे एक्सेल में कन्वर्ट कर दिए। सर आपका कितना भी बड़े से बड़ा डेटा हो, अगर आप अपने स्टाफ को फ्री छोड़ दो और उसको बोलो भैया व्हाट्सएप और फेसबुक मत चलाना बस तुम जब ये काम कर रहा हो, इतना मतलब ध्यान रखना, 2 घंटे आप उसको दे दीजिए, 2 घंटे में वो आपको सारी की सारी चीजें निकाल के दे देगा। अभी टाइम लग रहा है कोई बात, इतने में इन बिटवीन में बता रहा हूं। फिर मैं क्या करता था, मैं उससे क्या कहता था, देखिए आपके सामने एक्सेल में आ गया। मैं उसको ये कहता था भाई एक काम करो, आप इस पे ना एक फार्मूला अप्लाई करो। फार्मूला क्या अप्लाई करो, आपके सामने देखिए मैं कर रहा हूं। जो एक्चुअली मैं करता था सही था नहीं था, हो सकता है आपको चीजें मेरे से पहले पता हो, लेकिन ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जनरली जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना, उनकी चीजों को बायपास करने की आदत होती है। और बायपास से क्या नुकसान क्या फायदे हैं ये भी मैं आपको 10 एक मिनट के बाद में बताने वाला हूं। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर फॉर्मूला लगाया, और यहां पर देखिए आउटपुट टैक्स कितना है, सीजीएसटी 6% है, एसजीएसटी भी 6% है। मैंने यहां पे कुछ नहीं किया, मैंने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी भाई एक काम करो, पहले आप फार्मूला लगाओ। फार्मूला लगाया, कितना, 6% कैलकुलेट किया। और इसके बाद मैंने यहीं पे एक उनको और बताया, भाई आप एक काम करो, जो ऑलरेडी आपके पास में है ना 6%, ये बिल्कुल जो मतलब एक जिसको नॉर्मल एक्सेल आता होगा वो हर कोई कर सकता है, बस डिफरेंस निकाल दिया। डिफरेंस मैंने यहाँ तक जितने भी सेल वाले मेरे हैं, ये सारा का सारा स्टाफ मेरे लिए काम करके लेके आता था। अब मैं देखता था भाई कोई डिफरेंस तो नहीं है, और होता क्या था, जैसे ये देखिए 54 का डिफरेंस आ गया। अब पता लग गया भाई 54, क्योंकि फ्रेट चार्जेस अलग दिखाए हैं, इसलिए 54 का डिफरेंस अलग है। कई बार क्या होता था मैं बताऊं आपको, ये क्यों करवाता था मैं इसलिए करवाता था कि भाई हो सकता है कि जब डाटा एंट्री हुई हो, तो हो सकता है कि मेरी जो सेल है वो तो आईजीएसटी की हो, लेकिन जब मैंने टैक्स में ऐड किया हो तो सी और एस अप्लाई कर दिया हो। नंबर वन। नंबर टू ये हो सकता है मेरी सेल तो है कितने की, सब 12% की, और मैंने रेट 7+7 अप्लाई कर दिया हो, तो मुझे यहां से डिफरेंस पता लगता था। लेकिन मेरे को इसके एक तो ये फायदा था, एक फायदा और क्या था, सर क्या होता है जब मैं ये वाली पूरी प्रोसेस कर लेता हूं ना, मैं काम तो करता हूं जीएसटीआर 9 के लिए, लेकिन 9 और 9C दोनों मेरे को रेडी हो जाते हैं। आप ये देखिए मैंने दो काम करवाए अपने स्टाफ से। एक तो मैंने करवाया सेल्स को कॉलमनर। नीतीश जी, आप ठीक है मैं आपका क्वेश्चन लूंगा अभी, अब बस आप 1 मिनट रुकिए, आप हैंड रेज रखिए, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया, मैंने कॉलमनर करवाया, आपके पास हो सकता है कोई मेथड हो। कॉलमनर करवाने के बाद में क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक तरीका तो यह है मैं सीधा सीधा निकाल लूं, मुझे पता है ये मेरी टर्नओवर है, ये मेरा टैक्स है, मैंने अप्लाई कर लिया। लेकिन क्या होता है सर, मैं टैली सीधा सीधा इसको प्राइम से भी यहां से भी निकाल सकता हूं, पीएनडल से भी निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। पहले 9 के लिए मुझे मेहनत करनी है, फिर मुझे 9C के लिए मेहनत करनी है। क्यों मेहनत करनी है, क्योंकि जब मैं जीएसटीआर 9 फाइल करता हूं ना, मेरे से रेट वाइज लाइबिलिटी वो नहीं मांगता। वो क्या मांगता है, B2B कितनी है, B2C कितनी है, आरसीएम वाली कितनी है, एडवांस कितना है, ये सारा मेरे से मांगता है। तो मेरे से मुझसे क्या है, वो टैली से मेरी चीजें निकल जा रही थी, ऐसा मैं सोचता था पहले। लेकिन क्या हुआ, जब मैंने ये चालू करवाया तो मेरी 9 की टेबल नंबर 4 भी बन गई, 5 भी बन गई, 10 भी बन गई, 11 भी बन गई, और सर जीएसटीआर 9C की टेबल नंबर 9 भी बन गई। क्योंकि जीएसटीआर 9C की टेबल नंबर 9 में रेट वाइज लाइबिलिटी आती है, 5% कितना है, 12% कितना है, 18% कितना है, 28% कितना है, वो सारी आती है। मैं आपको देखिए एक छोटी सी चीज दिखाना चाहूंगा यहां पर, 1 मिनट, हाँ ये अच्छा, ये तो सॉरी 9 है, इसलिए 9C नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता। उसके अंदर क्या है आपका, अच्छा मैं एक्सेल पे था, यस, मैंने जब ये काम किया तो 9 9C मेरे लिए दोनों डेटा तैयार हो गए। और जब मैंने इसी तरह से एक्सेल को मैंने कन्वर्ट कराया, सॉरी उसको परचेज को मैंने कन्वर्ट कराया, और मैंने एक्सपेंस को कन्वर्ट कराया, और मेरे सामने जब एक्सेल में फाइल आई, तो मेरे पास सर इनवाइस वाइज, डेट वाइज, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने बुक्स में क्या रिपोर्ट किया है, मेरे सामने पूरी पिक्चर आ जाती है। अब इससे क्या होगा, मेरे दो फायदे होते हैं। हो सकता है जब इनवाइस आया हो, थॉट प्रोसेस कुछ और रही हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया हो, लेकिन आज की डेट में मैं जब 9 और 9C फाइल कर रहा हूं, और मेरे पास में इनवाइस वाइज, डेट वाइज मेरे पास डिटेल है, तो मैं उसको इजीली वेरीफाई कर सकता हूं, ये अप्लाई कर सकता हूं, कोई गलती तो नहीं है। नंबर वन। नंबर टू, आप याद करिए जीएसटीआर 9C की टेबल नंबर 14,
जो अभी तक ऑप्शनल है, उसमें क्या है, जीएसटीआर 9C की टेबल नंबर 14 क्या कहती है, जीएसटीआर 9C की टेबल नंबर 14 कहती है आपको एक्सपेंस वाइज आईटीसी की डिटेल देनी है। अब जो पार्ट टाइम अकाउंटेंट हैं या फुल टाइम अकाउंटेंट भी हैं, जिन्हें हर चीज को बायपास करने की आदत है, वो तो रिपोर्ट मेंटेन ही नहीं करते वो वाली। क्यों? क्योंकि जो टेबल नंबर 14 है ना, वो क्या कहती है, आपका इस एक्सपेंस में कितना आईटीसी था, उसमें से कितना आपने क्लेम किया। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं तो सीधा का सीधा जो आईटीसी मेरा एलिजिबल नहीं है, सीधा एक्सपेंस में ही बुक कर देता हूं। लेकिन मैंने जब ये एक्सेल बनानी स्टार्ट की, तभी से मैंने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया, नहीं, जो इनएलिजिबल है आप उसको भी डाटा एंट्री में दिखाएंगे, जो एलिजिबल है आप उसको भी डाटा एंट्री में रिपोर्ट करेंगे। अब ये बात मैंने आपको टेबल नंबर 14 के साथ क्यों जोड़ी, मैंने इसलिए जोड़ी, सर अगर आप टेबल नंबर 14 को एक्यूरेटली भरना चाहते हैं ना, तो बहुत मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी जो पार्ट टाइम अकाउंटेंट के साथ काम करते हैं या जो फुल टाइम अकाउंटेंट जिनके बायपास कर देते हैं चीजों को, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। तो इससे क्या होता है मेरे पास में, क्योंकि मैंने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, मुझे चीजें सीधा सीधा पता लग जाती है, इस एक्सपेंस में ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है और इतना ब्लॉक्ड है। तो नीतीश जी, एक बार आप अपना क्या क्वेश्चन है अगर पूछना चाहें, फिर मैं आगे चलूंगा। क्या कोमल, हम उनको अलाउड कर सकते हैं क्या? कोमल आप हैं? यस सर। उनको अलाउड किया जा सकता है, चैट बॉक्स में ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। सर एक्चुअली अभी लेट्स बिकॉज इट्स ऑलरेडी अबाउट टू बी 4, यू श्योर यू वांट टू टेक द क्वेश्चंस नाउ? ठीक है, ठीक है, कोई बिकॉज बात बहुत सारे आएंगे सर द मोमेंट कोई यू से इट। ठीक लेट्स है, डू द टैली पार्ट एज वेल एंड देन टेक अप द क्वेश्चंस। ठीक है। अब क्या है, मैंने आपको ये बता दिया जो मैं कर रहा था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जैसे टैली तो भाई मेरा पहला प्यार है, मैं इसको सोते जागते देखता हूँ, इसके साथ ही जीता हूँ, इसके साथ ही काम करता हूँ। तो मैंने क्या किया, जब टैली में जैसे मुझे ये पता चला ना कि टैली के अंदर आप जीएसटीआर 1 भी प्रिपेयर कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, जीएसटीआर 3 भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जेसन फाइल भी बन सकती है, डायरेक्टली अभी आप अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया गया कि क्या कोई ऐसी चीज है जो मुझे इतनी मेहनत ना कराए, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने स्टाफ को 2 घंटे लगाया, स्टाफ ने पूरा काम किया, मैंने वेरीफाई किया, और मुझे चीजें बिल्कुल ऐसे मिल गई जैसे कि मुझे करनी होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई सबसे पहले सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, व्हाट्सअप खोलते हैं, फेसबुक खोलते हैं, सीधे हमारे पास मैसेज आ जाते हैं। इसी तरह से अगर मैं ये कहूं कि मैं एक सिंगल क्लिक करूं और मुझे ये पता लग जाए जो मैंने अभी आपके सामने एक्सेल पे किया था, कि क्या कोई डिफरेंस है? अभी तक तो मैंने क्या किया था, आपको ये बताया था कि मैंने परचेज की एक्सेल की डिटेल निकलवा ली, एक्सपेंसेस की एक्सेल की डिटेल निकलवा ली, लेकिन सर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी जीएसटीआर 2 बी के साथ इसको मैचिंग करने के लिए। मैं क्या करूंगा, मैं जीएसटीआर 2 बी डाउनलोड करूंगा, फिर अपने स्टाफ को एक्सेल बताना पड़ेगा, उसको एक्सेल में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, या फिर कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा जो क्या करेगा, मेरा जो एक्सेल का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का डेटा है और जो 2 बी का डेटा है, उन दोनों की मैचिंग करेगा, पाइवेट टेबल लगेगी, वी लुकअप लगेगा। अब हो सकता है आप में से कुछ पार्टिसिपेंट्स को ना तो पाइवेट टेबल पता हो, ना वी लुकअप पता हो, कोई बात नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास टैली है ना। जब टैली ने इतना काम किया है, सर मैं तो एक बात जानता हूं, सीखना है ना, दूसरों की गलतियों से सीखो, दूसरों के काम से सीखो, अपनी गलतियों से सीखने के लिए, और अपना खुद मेहनत करके काम करने से ना लाइफ बहुत छोटी है। तो टैली ने इस काम को हमारे लिए बहुत आसान किया हुआ है। मैं देखिए अब आपको क्या दिखाने वाला हूं, मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि क्या ये पॉसिबल है, जो मैंने काम अभी एक्सेल में किया था, क्या मैं उसको टैली से कर सकता हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं कि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टैली के अंदर मेरी जीएसटीआर 1 क्या कहती है? क्या मैं ये कर सकता हूं कि जो मैंने पोर्टल पे जीएसटीआर 1 अपलोड कर रखी है वो क्या कहती है? क्या मैं ये कर सकता हूं कि मेरा बुक्स का आईटीसी क्या कहता है, मेरा 2 बी का आईटीसी क्या कहता है? अब आप सांसें थाम के देखिए सर, जिनको पता होगा उनके लिए रिवीजन होगा, और जिनको नहीं पता उनके लिए टोटली नया एक्सपीरियंस होगा। मैंने क्या किया, आपको क्या करना है उससे पहले मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप कंट्रोल Z कर सकते हैं, या आपके सामने एक्सचेंज की कमांड है, आप यहां पे जा सकते हैं। मैं आपको केवल एक टैक्स पीरियड का करके दिखाऊंगा, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा, बाकी का मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा। आप यहां से भी जा सकते हैं, वैसे मैं बताऊं आपको, गो टू तो देखिए, मैंने बहुत प्रोग्राम दिए जीएसटी पे, तो गो टू तो गूगल के बराबर है।
आप यहां से भी जा सकते हैं, पर नहीं, आपको जाना कहां से? सबसे पहले आपने कोई भी कंपनी ओपन कर ली। ओपन करके मैं ये मान के चल रहा हूं, आपने टैली के अंदर किसी भी चीज को बायपास नहीं किया है। बायपास करना होता है ना, मतलब हम शॉर्टकट अपना रहे हैं, और शॉर्टकट में क्या होता है सर, कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है या ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एग्जाम में चीटिंग करी, शॉर्टकट अपनाया, पकड़े गए, तो 1 साल गया। बच गए तो बच गए। इसलिए मेरा यह कहना है, टैली में आप शॉर्टकट अप्लाई मत करना। मैं आपको ईमानदारी से बात बता रहा हूं, मैंने खुद अप्लाई किया शॉर्टकट। मैं सारी चीजों को बाईपास करके अपने स्टाफ को बोलता हूं, फट जल्दी से एंट्री करो, मुझे ये बैलेंस शीट फाइनल करनी है। लेकिन अब मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे पता है मेरी बाद वाली मेहनत पड़ने वाली है। मैंने क्या किया, मैंने अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है, आप कोई भी फील्ड को बाईपास नहीं करेंगे। मैं गया एक्सचेंज में, मैं यहां पे गया ऑल ऑप्शंस में। ऑल ऑप्शन में आपको क्या है, लॉग इन का ऑप्शन है, लॉग आउट का ऑप्शन है। मैं अगर लॉग इन लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, आपको एक बार यहां पे लॉग इन करना है, जीएसटी नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना है, आप लॉग इन हो गए। अगर यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करेंगे, अपने जीएसटी नंबर में लॉग इन करेंगे। लॉग इन करके वहां पर एक एपीआई का ऑप्शन आता है लॉग इन में माई प्रोफाइल के अंदर। अभी थोड़ा सा टाइम की बात है, अदरवाइज मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता। दोबारा बता रहा हूं सर, यहां पे कोई दिक्कत है, आपको क्या करना है, सबसे पहले लॉग इन करना है। लॉग इन में राइट हैंड में माई प्रोफाइल आता है, माई प्रोफाइल करेंगे तो वहां पर आता है एपीआई। एपीआई में आपका नो हो रहा होगा, आपको यस करना है। यस कर दिया, इतना ही काम करना है। उसके बाद दोबारा यहां पे आ जाइए, आप जीएसटी नंबर डालेंगे, आप ओटीपी आएगा, और ओटीपी आने के बाद लॉगिन हो गए। अब लॉगिन होने के बाद में मुझे क्या करना है, अभी केवल और केवल जीएसटीआर 1 और 3P पे काम करना है। अब वो क्या कहता है, एक मेरे सामने ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड जीएसटी रिटर्न्स। मैंने इस पे एंटर किया। अब मुझसे कहता है, सीधा सीधा उसने दिखाया क्योंकि सितंबर 2025 चल रहा है। अब वो कहता है कि आप देखिए, ये आपका जीएसटी नंबर है, जीएसटीआर 2 भी है। अब क्या ये रिटर्न डाउनलोड करनी है? नहीं, अभी आपको और दिखाता हूं। मैं कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूं, रिटर्न टाइप पूछता है। रिटर्न टाइप में कहता है आपको कौन सी करनी है, सारी रिटर्न करनी है क्या, जीएसटीआर 1 करनी है, 2A करनी है, 2B करनी है, 3B करनी है, जो आपका मन करे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे जीएसटीआर 1 अपलोड करनी है, सॉरी डाउनलोड करनी है, जीएसटीआर 1 डाउनलोड करनी है। क्या है कि जीएसटीआर 1 क्यों डाउनलोड करनी है, भाई मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, अब मुझे एनुअल रिटर्न बनानी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेटा है, मैं जीएसटीआर 1 से उसको मैच करना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में कोई अमेंडमेंट हो गया हो, मैंने जीएसटीआर 1 में कुछ अपलोड कर दिया हो। ये देखने के लिए मैंने क्या किया, यहां पर जीएसटीआर 1 प्रेस कर दिया, एंड लिस्ट कर दिया। मैं सिर्फ जीएसटीआर 1 की बात कर रहा हूं। अब वो कहता है आप सितंबर 2025 का या किसका, मैंने कहा ना, मुझे पीरियड सिलेक्ट करना, पीरियड मेरी मर्जी है। मान लीजिए पीरियड मैंने कर लिया दिसंबर 2024। क्यों किया? क्योंकि मुझे 24-25 पे काम करना है, ना कि 25-26 में। ये मैंने किया यहां। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, यहां पर एस्केप किया, मैंने सारी चीज सिलेक्ट कर ली। अब वो पूछता है डाउनलोड, मैं देखिए डाउनलोड कर, मैंने क्लिक किया। अब वो कह रहा है ऑलरेडी डाउनलोडेड भी है। अगर ऑलरेडी भी डाउनलोडेड होगी ना, तो वो कोई बात नहीं, डेटा को रीराइट कर देगा। अब ये देखिए डाउनलोड हो रही है जीएसटीआर 1 आपके सामने। ये वो वाला काम होगा भी जो मैंने एक्सेल में करवाया था उस स्टाफ से, और उसने 2 घंटे लगाए थे, मैंने ये भी बताया था आपको। 2 घंटे के बाद वो मेरे पास डेटा लेके आया था। उसके बाद ही मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि भाई वो बीच बीच में कहीं फेसबुक और व्हाट्सएप तो नहीं देख रहा था जब उसने काम किया, क्योंकि अक्सर गलतियां होती हैं। जब व्हाट्सएप फेसबुक देखते हुए जीएसटीआर 99C या 1 फाइल करते हैं ना, तो कहीं का डाटा कहीं पहुंच जाता है, तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने ये वाला काम किया है जो मैंने आपके सामने दिखाया है अभी, कि जीएसटीआर 1 डाउनलोड हुई या नहीं हुई, अब ये जीएसटीआर डाउनलोड में इसने B2B इनवाइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, एडवांस है, सारी चीजें। अभी मैंने सिर्फ 1 महीने की डाउनलोड कर रहा हूं मैं, आप सभी महीनों की डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात और है, जब मैं, देखिए अब इसने क्या किया, यहां पर डाउनलोड कर दिया, मैं एस्केप किया इसको। अब क्या करना है मुझे, मुझे जाना है रिपोर्ट में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाना है, तो मैंने डिस्प्ले किया। डिस्प्ले करने के बाद मैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में चला गया, जीएसटी रिपोर्ट में चला गया। अब जीएसटी रिपोर्ट में मुझे क्या करना था, वो एक्सेल वाला ही तो काम करना है। मुझे क्या करना है, वहां मैं पूरे साल का करा रहा था, यहां मुझे महीने का करना है। अब क्या करना है, लेकिन यहां पर देखिए स्मार्ट वर्क होगा। कैसे होगा बताऊंगा। जीएसटीआर 1
दिसंबर 2024 की मैंने डाउनलोड करी है। डाउनलोड करने के बाद मेरे टैली में ऑलरेडी डाटा है। अब उसको मैच करते हैं। मैंने इसको एंटर किया। एंटर करने से पहले सबसे पहले आपको पीरियड को ध्यान में रखना है। मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूं, दिसंबर, दिसंबर। ठीक है जी। अब उसने क्या किया, आप देखिए यहां पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके 39 वाउचर तो रिकनसाइल्ड है। अनरिकनसाइल्ड कितने हैं, 4 है। इसमें से 3 तो मैच्ड है। अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल। एक इनवाइस ऐसा है जो पोर्टल पर अवेलेबल है। अब देखते हैं, कोई बात नहीं। एक तो ये रिपोर्ट आ गई। अब उसने क्या किया, मुझे बताया कि आपके B2B में 41 काउंट है। जो ब्लू है ना, ये पोर्टल की फिगर है, और जो ब्लैक है ना, ये आपकी सिस्टम जो थ्री इसका टैली है, इसकी फिगर है। मैंने क्या किया, अभी मैं ऊपर नहीं जा रहा, आपको यहां दिखाता हूं अनरिकनसाइल्ड पे। देखिए वैल्यू रिकनसाइल्ड है, वैल्यू में डिफरेंस नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इसने बता दिया। अब देखिए, ये चीज क्या मुझे एक्सेल से पता लगती, नहीं लगती। एक्सेल से तो मैं क्या देख रहा था, मेरी कितनी तो टैक्सेबल वैल्यू है और कितना मेरा टैक्स अमाउंट बनता है, मैंने तो रेट अप्लाई कर दिया था। लेकिन यहां पर और भी चीजें हैं। मैंने देखिए, अभी मैं एंटर कर रहा हूं। अच्छा, इसने कहा एक आपकी ये एल्पाइन करके पैकेजिंग सॉल्यूशन है, इसका अमाउंट तो सेम है, 553900, लेकिन ये अनरिकनसाइल्ड है और पोर्टल पे भी इतना ही आ रहा है। अब ये जादू कैसे हुआ, ये समझना पड़ेगा। अब इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं इस फिगर में गया अनरिकनसाइल्ड में, क्या देखता हूं, मुझे कुछ पता चलेगा क्या। ये देखिए, ये बता रहा है जी आपका 26 दिसंबर का है, और ये भी है। अभी यहां से मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ये बता रहा है जी, ये 3 तो आपके रिकनसाइल्ड है और ये आपका मिसमैच है। कोई बात नहीं। अब एक काम करता हूं, अभी मैं जो एक मिसमैच वाली रिपोर्ट आ रही थी ना, उसमें जाता हूं। ये वाली मिसमैच वाली रिपोर्ट ये आ रही थी, नहीं सॉरी, ये वाली 3 में। ये मैं गया यहां पे, मैंने इसको एंटर किया। ये देखिए, ये एल्पाइन का आ गया ना, ये वही आ रहा था, 3,62,000 वाला, यही अमाउंट था। अब देखिए इसने क्या दिखाया, ये जो ब्लू है ना, ये तो पोर्टल की फिगर है, ब्लू पोर्टल वाला है। अगर मैं इस पे, ये मेरे को अलाउ करेगा, अभी अभी मैं बताऊंगा आपको, ये मेरी पोर्टल की है और जो ये मेरे सिस्टम की है। अब आप ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कि पोर्टल पे तो आपका जो जीएसटी नंबर है ना, जिस पे आपने रिपोर्ट किया है, वो ये वाला है जिसमें 1ZP आ रहा है, और आपके सिस्टम में 1Z1, 1Z1 या 1 या I कुछ भी होगा, 1Z1 होगा वैसे तो, ये आ रहा है। अब क्या ये मुझे एक्सेल में गलती पता लगती, नहीं पता लगती। अब देखिए क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो मेरा ई इनवाइस एप्लीकेबल है, फिर कैसे गलती हो गई, फिर कैसे गलती हो गई। लेकिन गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं। इसका मतलब पता है क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि हो सकता है बाद में डाटा एंट्री चेंज की गई हो टैली के अंदर। क्योंकि जब ई इनवाइस बना होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं वो सही पार्टी पे अपलोड हुआ होगा। क्योंकि अगर सही पार्टी पे अपलोड नहीं हुआ होता, तो अब तक क्या होता, अब तक तो वो पार्टी चिल्लाने लगती, जिसका हमने इनवाइस बनाया था उसको आईटीसी नहीं मिलता। लेकिन अभी तक पार्टी से कोई न्यूज नहीं आई है, तो क्या हुआ, यहां पर ये टैली में कोई गलती हो गई है, किसी ने डाटा बाद में चेंज कर दिया होगा, कुछ रिकंसिलेशन में कुछ आया होगा। तो ये मुझे एक्सेल से पता नहीं लगता, और मैंने क्या किया, आपके सामने सिर्फ GSTR1 डाउनलोड किया है, और GSTR1 को मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो पोर्टल पर अपलोडेड है मेरी जगह, उसको मैंने मैच करके बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखिए, एक और है यहाँ पे मिसमैच में। ये देखिए, ये मिसमैच बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा होगा आपको। ये कहता है जी 18 दिसंबर है डेट, और पोर्टल पे आपकी 20 दिसंबर है, यानी 2 दिन का डिफरेंस है आपका। डिफरेंस है तो है, मिसमैच बता दिया। ठीक करिए अब आप इसको। इसके बाद आप देखते हैं यहां पर नेक्स्ट, डेट तो ठीक है, सत्यम पैकेजिंग है, ये सर लाइव दिखा रहा हूं मैं, रिकॉर्डेड नहीं है ये। सत्यम पैकेजिंग है, यहां पर भी देखिए आपका, उसकी गलती है, किसकी, जीएसटी नंबर की। क्या आपका पोर्टल पे जीएसटी नंबर कुछ और दिया है आपने सेल इनवाइस में, और यहां पे कुछ और है। अब एक काम करके देखते हैं, आपके सामने करके देख रहा हूं, अगर हो जाएगा तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे जाता हूं, शिवम पैकेजिंग पे, सेट जीएसटी स्टेटस। ठीक है जी। ये मेरे को ऑप्शन देता है इतने सारे, सिस्टम इन्फर्ट एक्सक्लूड करना है, एक्सपोर्ट करना है, मिसमैच करना है, नॉट अपलोड करना, रिकंसाइल करना है। एक बार मैं ऐसे ही प्रेस कर देता हूं रिकंसाइल, मैंने रिकंसाइल्ड किया, देखते हैं क्या आता है जी।
गायब हो गया। मतलब मैंने उसको मान लिया वो ठीक है, रिकंसिलेशन आ गया मेरा, वो रिकंसिलेशन में चला गया, वो मेरा मिसमैच से दूर हो गया। अभी तक जो मिसमैच मेरे आ रहे थे, ये मैंने अभी आपको ऐसे ही करके दिखाया है। अभी देखिए, आप ऐसे तुक्के मत मार लेना, आप तो जब तक पूरा फाइनल ना हो जाए तभी करना। ये तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, क्योंकि मेरे को उसको दोबारा ठीक करना पड़ेगा, गलती ठीक करनी पड़ेगी। मैच पहले आपके आ रहे थे टोटल 3, अब आ रहे हैं यहां पर 2। तो ये मैंने आपको GSTR 1 को दिखाया। अब इसी तरह से आप अपना सितंबर का करिए, दिसंबर का करिए, जनवरी फरवरी मार्च कोई भी करिए। इतना आसान है, इतना आसान है, मैं बताऊं आपको। आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है, सिर्फ एक बार। उसके बाद आप क्या करेंगे, इवन चाहें तो पूरे साल का एक बार में डाउनलोड हो जाएगा। पूरे साल का एक बार में डाउनलोड होने के बाद में ये आपको एक पहली नजर में, जैसे पूरे साल का करेंगे, यहां पर आपके रिकंसाइल 40 आ रहे हैं, मान लीजिए मेरे 500 लाइन आइटम है, 500 लाइन आइटम मतलब 500 इनवाइसेज है। तो यहाँ पे आपका टोटल दिखाएगा कि भाई 440 तो मान लीजिए रिकंसाइल्ड है और 60 आपके अनरिकंसाइल्ड है। ये तो बात हुई GSTR 1 की। अब मैं आपको दिखाता हूं GSTR 3। अब मैं चलता हूं एक्सचेंज पे दोबारा। क्यों? क्योंकि डाउनलोड तो वहीं से होनी है। मेरे पास फिर आया, मैं GST ऑप्शन, लॉगिन मैं कर चुका हूं, अब मुझे दोबारा लॉगिन नहीं करना। यहां पर डाउनलोड रिटर्न में मैं गया। डाउनलोड रिटर्न में जाने के बाद में मेरे को वही ऑप्शन दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन दिखा दिया, मैं फिर कॉन्फ़िगर करूंगा। अब मुझे, अभी मैं, चलो मान लेते हैं GSTR 2 भी डाउनलोड करता हूँ 1 मिनट के लिए, ऐसा मान लिया मैंने, GSTR 3 भी सोच रहा था पर 2 भी डाउनलोड कर लेता हूँ। 2 भी डाउनलोड करनी है अब मेरे को। यहां पर भी मैं दिसंबर 2024 की डाउनलोड करना चाह रहा हूं, मैं पीरियड चेंज करूंगा, दिसंबर 24 और दिसंबर 24 जी। ठीक है। अब मैं एस्केप किया, एस्केप करने के बाद में मैंने डाउनलोड किया। देखते हैं जी क्या आता है। अब वो कह रहा है जी आपकी पहले डाउनलोडेड है, कोई बात नहीं, रहने दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, फिर दोबारा आ जाएगी। ये थोड़ी है कि एक्सेल में कॉपी पेस्ट होगा, कोई दिक्कत होगी, कुछ होगी, ये तो ओवरराइट कर देगा, पहले भी अभी भी, अभी डाउनलोड होती रहेगी। आप पूरे साल का भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं डाउनलोड क्यों कर रहा हूं ये बता दूं आपको। जब मैंने एक्सेल में काम किया था, अपने स्टाफ से करवाया था, उसको बोला था तुम्हें 2 घंटे लगेंगे व्हाट्सएप फेसबुक के बिना करना, उसने 2 घंटे लगाए, लेकिन मेरे को उस पर यकीन नहीं हुआ। अब मैंने उसको सिखा दिया ये वाला काम। कौन सा? जो टैली प्राइम से GSTR 2 भी डाउनलोड करनी। अब ये मेरी 2 भी डाउनलोड हो गई। अब देखिए, जब 2 भी डाउनलोड हो गई, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जाना वहीं पे ही है। मैं अभी आपको दिखा देता हूं, मुझे वहीं पे जाना है, GST रिपोर्ट में नहीं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर। और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में मुझे जाना है 2 बी रिकंसिलेशन में, क्योंकि 2 बी को मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो ITC है मुझे उससे रिकंसाइल करना है। मैं अगेन, सर डेट का विशेष ध्यान रखना। अभी मैं जब थोड़ी देर पहले आपको प्रोग्राम देने से पहले एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मेरे से ऐसी 2-3 गलतियां हो गई। तो डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, यह कहता है आपके रिकंसाइल्ड कितने हैं, 18 है, अनरिकंसाइल्ड कितने हैं, 7 है, और वो कहता है 7 के 7 आपके पोर्टल पे अवेलेबल है। मैंने यहां पे एंटर किया। अब उसने कहा देखिए, एक आपका विपुल मोटर्स है, एक आपका मित्तल ट्रेडिंग कंपनी है, गिर्राजी पैकर्स है, सैनमार्क्स है। हे भगवान, ये तो मेरा ही इनवाइस है। ये कहता है पोर्टल पे अवेलेबल है, लेकिन इस पार्टी के पास नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री ना हुई हो। पॉल केमिकल्स, गिर्राज, जितेंद्रा, सा टेम्पो सर्विस, ये कहते हैं पोर्टल पे है। एक बात बताइए, जब मैंने एक्सेल में काम किया था, क्या मेरे स्टाफ ने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी? नहीं दी थी। वो तो क्या करता, पहले एक्सेल में बनाता, फिर 2 बी का रिक्वेस्ट डालता, 20 मिनट बाद वो एक्सेल में डाउनलोड होती, फिर वी लुकअप लगाता, फिर क्या करता, पाइवेट टेबल लगाता, तब वो डिफरेंस निकाल के लेके आता, तब चीजें मुझे पता चलती। या मैंने क्या किया, आपसे बात करते करते सामने आपके 2 बी डाउनलोड हो गई, पूरे साल का ऐसे डाउनलोड होना है। कोई बात नहीं जी, आगे चलते हैं। अब देखिए, ये कहता है अनसर्टेन ट्रांजैक्शन करेक्शन नीडेड, और भी कहता है। अब ये मेरे को क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है आप यहां पे जाइए, मैंने क्लिक किया। अब इसने मुझे बताया भैया देखो तुम्हारी और भी गलतियां हैं। क्या गलती है? वो ये रहा, कह रहे डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन हो सकते हैं आपके। कैसे? ये देखिए, वो कह रहा है यहां पे आपका डॉक्यूमेंट नंबर ये भी 84 है, ये भी 84 है, ये भी 1 नंबर है, ये भी 1 नंबर है। आप ये देखिए, ये भी 30 सितंबर की डेट है, ये भी 30 सितंबर की डेट है, यहां पे डेट में डिफरेंस है, गलती हो सकती है। तो वो कह रहा है आप चेक कर लीजिए। अब कोई बात नहीं, एक फिर मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। मैंने क्या किया, सेट GST स्टेटस, इस पर क्लिक किया।
अब फिर दोबारा से मुझे क्या करना है, मुझे, एक मिनट, इसमें आया कौन, एक्सक्लूड। अब मैंने क्या किया, भाई हाँ, गलती तो है। अभी उसने मेरे को, उसने ये बोला है आपको, क्योंकि ये डुप्लीकेट नजर आ रहे हैं, तो आपको कम से कम एक्सक्लूड करना पड़ेगा रिकंसिलेशन की, वो मेरे को कोई ऑप्शन नहीं देगा। मैंने एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सर, पहली बार कर रहा हूँ आपके साथ। ये मैंने एक्सक्लूड किया, देखते हैं, अभी तक चार थे, अब तीन बचेंगे, दो बचेंगे, नहीं बचेंगे, सारे रहेंगे। यस किया। यस में क्या आया जी, एक गायब हो गया। क्यों? क्योंकि एक तो गायब होना ही था ना। वो तो मैंने आपको ऐसे बोल दिया था, एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैं पहले ही कर चुका था इसका एक्सपेरिमेंट। तो सर, इस तरह से आपने क्या किया, उसको एक्सक्लूड कर दिया, आपका डुप्लीकेशन। अब एक इसमें और चीज दिखाऊंगा, एक मिनट के लिए। अब मैं यहां चलता हूं अनरिकंसाइल्ड पे। देखिए वो ये कह रहा है जो ब्लू है वो सिस्टम के हैं, सिस्टम मतलब जीएसटी सिस्टम के, और जो ब्लैक है वो मेरे अपने यहाँ के हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के। इसमें ये भी दिखा रहा है कि आपका आईटीसी आरसीएम का कितना है, वो सब चीजें दिखाता है। अब आप उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे उम्मीद है मैडम आपने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, फोटो वगैरह जो भी आप वो करेंगे, क्योंकि मैं तो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, इसलिए कोमल मैडम आप ध्यान रखना। ये क्या है, ये मैंने अनरिकंसाइल्ड में गया, ठीक है जी, बी टू बी इनवाइस में। ये कहता है आपके पहले सेवन थे, अब सिक्स रह गए, क्योंकि मैंने एक हटा दिया। देखते हैं आगे क्या दिखाता है। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि आपके पास ना, आपके पास क्या है जी, ये वाला मैं देखता हूं। ये कह रहा है कि आपके पोर्टल पे, ये मित्तल ट्रेडिंग कंपनी एक फर्म है, इसमें इन्होंने कहा आपका, ये क्योंकि ब्लैक में आ रहा है, नहीं ये सॉरी, हाँ ये ब्लैक में आ रहा है, ये कह रहा है आपकी बुक्स में ये है। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, एक मिनट के लिए मैं इसमें एंटर करता हूं, अनरिकंसाइल्ड में, ये मैंने एंटर किया। अब वो कहते हैं देखिए ये क्या है, ये आपका केवल पोर्टल पर अवेलेबल है, और कहीं आपका अवेलेबल नहीं है, पोर्टल पर अवेलेबल है। और ये क्या है, ये आपका एक रिकंसाइल कर रहा है, ये वाला अमाउंट जो है, ये एक आपका जो है वो रिकंसाइल कर रहा है आपका, केवल मित्तल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। आपकी बुक्स में क्या है, एक मिनट दोबारा देखूंगा मैं। ये कह रहा है आपका 6238 जो है, ये आपका कहाँ अवेलेबल है, ये देखिए, ये अवेलेबल ऑन पोर्टल तो इतना है, 2228.58, लेकिन आपका बुक्स में इतना है। अब मैंने क्या किया, कोई बात नहीं, अब इसने डिफरेंस को खड़ा करके छोड़ दिया। एक फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं एक और। मैंने क्या किया, सेट जीएसटी स्टेटस। अब यहां पर वो कहता है आपको रिकंसिलिएशन में लेके जाना है, मतलब आपको एक्सेप्ट कर लेना है। कहता मुझे नहीं पता, अगर आप चाहते हो, भले ही ऑनलाइन नहीं आ रहा, टू बी से मैच नहीं करना, फिर भी आप इसे मैचिंग करना चाहते हो, हाँ मैं करना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने किया, मैंने जबरदस्ती किया। अब उसने कहा आपने इसको मैन्युअली रिकंसाइल किया है, हम नहीं कह रहे आप इसको रिकंसाइल करिए, आप कह रहे हो आईटीसी लेना है, आप लेते रहिए। इस तरह से आप क्या करेंगे, आप हर हर उस आइटम पर आप अपना एक्शन लेते जाएंगे। अब आपको एक छोटी सी चीज और बतानी है मुझे, जो अब आपको क्या होगा, अब आपका जो डिफरेंस है ना, वो पार्टी नेम में आ सकता है, इनवाइस में आ सकता है, इनवाइस अमाउंट में आ सकता है, टैक्सेबल अमाउंट में आ सकता है, टैक्स अमाउंट में आ सकता है, सीजीएसटी एसजीएसटी में आ सकता है, पैसे में आ सकता है, चेसन कोड में आ सकता है। अब आपके सामने मैंने अभी F11 प्रेस किया। अब F11 जब मैं प्रेस करता हूं, आप यहां से भी जा सकते हैं, मुझे उम्मीद है ये निराश नहीं करेगा मुझे। ये देखिए इसने क्या किया, इसने कहा जब आप रिकंसिलेशन करना चाहते हैं तो किस हद तक जाना चाहते हैं, किस सीमा तक आप रिकंसिलेशन करना चाहते हैं। इन्होंने कहा इग्नोर जीरो इफ प्री फिक्स्ड ऑन सप्लायर डॉक्यूमेंट। मान लीजिए सप्लायर ने अपना इनवाइस नंबर बनाया था 0101, और मेरे स्टाफ ने ऐड कर दिया 101, यानी जीरो हटा दी। तो मैंने, इसने कहा इग्नोर कर दूं, मैंने कहा कर दो रिकंसिलेशन, आप डिफरेंस में मत दिखाना। अगर मैं इसको कहूंगा नो ना ना, डिफरेंस में दिखाना, तो डिफरेंस में दिखाएगा। मतलब आप डिफरेंस को कहां तक एक्सेप्ट करने की उम्मीद करते हैं, ये इन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं। वो कहता है इग्नोर स्पेशल कैरेक्टर इफ यूज्ड इन सप्लायर डॉक्यूमेंट। मान लीजिए सप्लायर ने क्या स्लैश, आपके अकाउंटेंट ने कर दिया डैश, तो क्या इग्नोर कर दूं, कर दो, यस कर दिया मैंने। इग्नोर डिफरेंस और इनवाइस अमाउंट, इनवाइस अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है, पैसे का डिफरेंस हो सकता है, क्या उसको इग्नोर कर दूं, आप कर दीजिए। अब वो कहता है टैक्सेबल अमाउंट में डिफरेंस कर दूं, कर दीजिए। अब वो कहता है बुक्स और पोर्टल में वैल्यू में डिफरेंस है तो कर दीजिए, लेकिन कितना करना है, 1 रुपए का करना है, 2 रुपए का करना है, 50 पैसे का करना है, वो वैल्यू मुझे बता दीजिए। मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, अगर पोर्टल की जो वैल्यू है, बुक्स की जो वैल्यू, उसमें 2 रुपए का तक का डिफरेंस है, आप उसको इग्नोर कर दीजिए।
ये आपको यहां पर ध्यान रखना है जब आपको टू बी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स का रिकंसिलिएशन करना है। अब आपने क्या किया, सारी GSTR 1 बना ली, सारी GSTR 3 भी बना ली। काम किस लिए हम कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं GSTR 9 और 9C बनाने के लिए। अब मैं आपको एक बात तो ये बताता हूं, जो टैली प्राइम है उससे डायरेक्टली GSTR 9 और 9C तो बन नहीं पा रही है, 9 और 9C। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मैं ये कहूं कि भाई आपको यूएसए में काम करना है और आप चाहते हैं बस यार कोई मेरे को यूएसए ले जाके छोड़ दे, काम मैं अपने आप कर लूंगा, तो आपको कितनी खुशी होगी, इस बात की होगी ना, भाई राजेश खंडेलवाल ने कम से कम यूएसए तो पहुंचा दिया, बाकी तो मैं अपने आप कमा लूंगा खा लूंगा। यही काम तो टैली ने किया है। आपने GSTR 1 बना दी, GSTR आपने 3 भी बना दी, रिकंसिलेशन करा दिया, सारे डिफरेंसेस कर दिए, सारे काम हो गए। अब आपके सामने एनुअल कंपटीशन आ गई। अब मैं ऑल पीरियड कर सकता हूँ, करंट पीरियड कर सकता हूँ, ये पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो मान के चल रहा हूं कि मैं ये ऑल पीरियड की कर रहा हूँ, पूरे साल की कर रहा हूं। अभी मैंने केवल आपको एक टैक्स पीरियड का दिखाया था। आप जब हर टैक्स पीरियड का कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा। ये देखिए, ये आपके सामने टोटल आ गया कि भाई आपका कितना है, ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई आ गई और ये आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आ गया। आप इसमें जितना अंदर जाएंगे वही GSTR बनाएगी, वही GSTR 3 भी आएगी। आप ये देखिए, मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। ये आपकी क्या हुआ, मान लेते हैं, चलो B2C छोड़ देते हैं, ये ले लेते हैं रजिस्टर पर्सन। रजिस्टर पर्सन में B2B सप्लाई आ गई, ये आपकी मंथली आ गई, ये टैक्स वगैरह आ गया। ये वही वाला आ गया जो मैं एक्सेल पे काम कर रहा था। अब क्या है, आप इसे एक्सेल में कन्वर्ट कर लीजिए। जो मैंने अलग से मेहनत करी थी 2 घंटे की, कुल मिला के 3 बजे प्रोग्राम चालू किया था सर, 4:16 हुए। मैंने आपको GSTR 1 रिकनसाइल करा दी, 3 भी रिकनसाइल करा दी, 2 भी रिकनसाइल करा दी, 3 भी मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट के लिए। 3 भी मैंने आपको डाउनलोड करके दिखाई नहीं थी, वो भी दिखा देता हूँ। यहीं पे गया मैं, और यहाँ पे मैं गया डाउनलोड GST रिटर्न पे। फिर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करना है, मैं चाहूँ तो एक साथ कर सकता हूँ। मैं 3 भी गया, और 3 भी में मैं 1 मिनट के लिए मान के चल रहा हूँ, मैं December 24 की मैं डाउन। अब ऐसा है, मैं December 24 तो सर जी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस पे काम कर चुका हूँ। आप कोई भी महीने के ले सकते हैं। चलो, आपकी दुविधा दूर करने के लिए, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे हर महीने मैं यही ले रहा हूँ, मैं 3 भी आपको डाउनलोड करता हूँ 1 मिनट के लिए, June 24 की। फर्क कोई नहीं पड़ना, June 24 की मैंने डाउनलोड करी। ये आ गया एस्केप, और फिर एस्केप, और ये डाउनलोड। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। यस, अच्छा पहले से ही है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये डाउनलोड हो रही है। तो आप किसी भी महीने का GSTR 1 भी डाउनलोड कर सकते हैं, 2 भी डाउनलोड कर सकते हैं, 2 भी डाउनलोड कर सकते हैं, 3 भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप अपने अकाउंटेंट को, मैं तो ये कहूंगा आज ही बोल दीजिए सर, क्योंकि GSTR 9 9C पोर्टल पे आ चुकी है। ये वाला काम करना है कम से कम अभी, क्योंकि दिवाली का भी थोड़ा सा टाइम है और काम करने का मन नहीं करता, आपको पता है फेस्टिव सीजन होता है, तो कम से कम ये काम तो ऐसा है बैठे बैठे कर पाएंगे। अभी डाउनलोड आपके सामने देखिए, मैंने जून की भी डाउनलोड कर दी है, और अभी आपको मैं सिस्टम पे भी ये दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गई जून की। अब मैं अगर जून में जाता हूँ, 1 मिनट, मुझे कहाँ जाना है, टू बी के कैंसिलेशन में ही जाना है, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे 2 भी तो डाउनलोड करनी पड़ेगी, 2 भी रिकंसिल करना है, क्योंकि 3 तो भले ही मैंने डाउनलोड कर लिया है, 3 का डेटा तो पहले ही मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, उसका कोई इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 2 डाउनलोड करूंगा, और जो मैंने आपको दिसंबर का, आपको मैंने वो दिखाया था कि किस तरह से आपको वो मैचिंग करनी है, उस तरह से आपको वो मैचिंग कर। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, 1 मिनट, बस 1 मिनट। मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपना क्रेडेंशियल्स और दिखा देता हूं। पहले थैंक यू कर लेता हूं, क्वेश्चन आंसर अभी आपके लूंगा। मेरा नाम राजेश कुमार खंडेलवाल है, जैसा कि कोमल ने बताया, फरीदाबाद में प्रैक्टिस करता हूं, डे 1 से ही मैं प्रैक्टिस में हूं। मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और मेरा एक यूट्यूब चैनल है कंसल्ट वॉइस के नाम से। आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस पर GST के और टैली के दोनों अपडेट मिलने वाले हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको स्टॉप कर रहा हूं, और आपके जो क्वेश्चन हैं, जो चैट बॉक्स में आए हैं या Q&A में आए हैं, मैं दोनों को ले रहा हूं। अभी मैं, सबसे पहले मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है 1 मिनट के लिए। पहले लिखा जी, ठीक है जी, गुड आफ्टरनून हो गए सबके, सर हिंदी आई थिंक लैंग्वेज आप वेबिनार। क्यूएनए में डाल दीजिए, तो जिनके भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्यूएनए में आपके लिए इजी होगा ट्रैक करने, चैट में क्योंकि बहुत सारे और चीजें भी हैं। ना ना, कोई बात नहीं, बस 2 मिनट लगेंगे, सारा अच्छा है। ठीक है। सबको मैं, कोई बात नहीं। अच्छा, जब आपने बता ही दिया था स्क्रीन मूव नहीं अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, RCM लाइबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24 पेड
एंड आईटीसी क्लेम्ड इन 24-25, इन विच टेबल शुड इट बी रिपोर्टेड? अब इन्होंने कहा आरसीएम की लाइबिलिटी है 23-24 में तो पे कर दी, और क्लेम करी 24-25 में, यानी 24-25 में आपने GSTR 3B में इसको क्लेम किया। सर आपने अगर इसको 23-24 के अंदर पे किया है और आपने इसको 24-25 में क्लेम किया है, तो सर आपने इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का तो 23-24 का ही पार्ट बना लिया होगा। जब 23-24 का आपने इसको पार्ट बना लिया होगा, तो आपने 23-24 में को रिपोर्ट किया होगा टेबल नंबर 13 में, अगर आपने अपना ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया होगा, यानी आपने कुछ भी नहीं दिखाया होगा। तो आपको क्या करना है, टेबल नंबर 13 में आपने इसको रिपोर्ट कर दिया होगा। अब जो टेबल नंबर आप बता रहे हो ना 24-25, 24-25 का पार्ट ही क्यों बनेगा? ये 24-25 का ही कोई पार्ट नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। फ्रॉम वेयर वी गेट दीज नोट्स, अच्छा स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो सब मिल जाएगा। वॉइस इज ओके एट आवर एंड, ठीक है, नो इशू। और इज इट कंपल्सरी टू शो ineligible ITC like motor car expense staff welfare? Yes sir, it is very much important. Kindly refer, I don't remember notification number, but somewhere 2022 notification was issued by the CBIC, and through this notification CBIC has mandatory that input tax credit which is blocked, it is mandatory to report in table 4A of GSTR 3B, as well as table 4B1 in permanent reversal in GSTR 3B. It is mandatory, sir. If it is blocked ITC, then first you need to claim it, and thereafter you need to reverse it. Next question. In purchase, HSN inward is mandatory 9. Sir, I have already answered. Table 18 is not mandatory. Table 18 of GSTR 9 is related to HSN detail of inward supply, but table 17 is mandatory. Table 17 related to HSN code of outward supply. So you need to report only HSN code related to outward supply, not the inward supply. Simplified steps. Thank you. ठीक है. Once repeat point. Okay. You, if you are a CA, okay, no issue. While downloading GST return, impact books of accounts is anyway. No, no issue. If you are downloading GST return, then there is no impact on your books of accounts, because you are downloading GSTR 3B, GSTR 1, GSTR 2B, GSTR 2A only for reconciliation purpose. Your books of accounts will not impact. Good presentation and explain simple manner. Thank you, ji. Prakash ji, wonderful session. Thank you, thank you. And CA Connect by Komal. Now, in Q&A. How to disclose supplier only transactions in 9 report? How to disclose supply और supplier? नहीं, मुझे लग रहा है क्वेश्चन गलत है मिस्टर अभिजीत. हाउ टू डिस्क्लोज सप्लायर? बिकॉज वी नेवर रिपोर्ट supplier in GSTR 9. Always supply are being reported. How to disclose supplier only transaction in 9 report? Sir, I am unable to get your question. Next, from where we get to these notes study material? I hope you have noted my mobile number. So I will give it to you. Prakash, IGST paid before 31st March and bill of entry also pertain to March, then will it be eligible? Yes, definitely it will be eligible, because if you have the bill of entry, you can claim input tax credit even beyond the date which is governed by section 16 subsection 4. Chandresh Parmar. Okay, I don't know what you are asking. Rupal Bansal. In financial year 23-24, table 11, I have shown 500 rupees amount in 23-24 table 11. सर 23-24 जो टेबल 11 है, आपने कहा आपने 500 रुपीज किया है क्लेम, बट ये तो आउटवर्ड सप्लाई की टेबल है. आप क्लेम क्या करते हैं? क्लेम तो आईटीसी किया जाता है. नहीं सर, कोई इशू है, मुझे लग रहा है टेबल लिखने में गलती हो गई है, सो काइंडली करेक्ट योर आंसर, एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई मोबाइल नंबर, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली. नाउ इट शुड बी सब्सट्रैक्ट 15,000. सर आपका जो क्वेश्चन है वो मिक्स हो गया, एक्चुअली आपने टेबल 11 लिखा है, मुझे लग रहा है आप कुछ और लिखना चाह रहे हैं. हाउ टू फाइल GSTR 3B रिटर्न वाया ऑनलाइन लाइक GSTR? सर बिल्कुल कर सकते हैं, ऑप्शन है सर, कोई इशू नहीं है.
आप बना लीजिए, अपलोड कर दीजिए। हाउ टू रिकंसाइल टेबल 8 इन 22-23 एंड 23-24 एज देयर वाज GSTR 3B डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। सर अब तो देखिए, मिस्टर मोहम्मद सलमान, टाइम निकल चुका, कोई बात नहीं। रिकंसिलेशन कैसे बनाना है, अगर आप मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं आपको अपना वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा। 22-23, 23-24 बहुत मुश्किलें आई हैं, और मैं बता दूं, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, नोटिस के लिए। हाँ, और एक बात और, सारे क्वेश्चन मुझे लगता है ओवर हो गए, लास्ट में अच्छा। इफ लाइबिलिटी पेड थ्रू ITC ऑफ प्रीवियस ईयर एंड रिवर्सल विद इन नवंबर 25 इज मैंडेटरी वाइल फाइल लाइन लाइबिलिटी विल बी थ्रो। नहीं नहीं सर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। सर गलती थी। जो अब जो ये अपना नोटिफिकेशन आया है 13/2025, इसने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यदि 9 और 9C में कोई भी एडिशनल लाइबिलिटी आ रही है तो कैश पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि ITC है तो आप उससे लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, रूपक बंसल जी ने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 23-24, टेबल नंबर 13, आई हैव सोन ₹500 अमाउंट एज क्लेम्ड इन 24-25। ठीक है, अब ठीक है, 11 गलत था आपका। बट इन एक्चुअल आई हैव क्लेम्ड 15,000 ITC बिलोंग्स टू 23-24 इन 24-25। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो, आपने क्या किया, आपको 23-24 का क्लेम करना था 15,000, लेकिन आपने टेबल नंबर 13 में रिपोर्ट किया केवल 500, आपसे गलती हो गई। बिल्कुल। नाउ शुड आई सब्सट्रैक्ट 15,000 इन टेबल 6(1)? आपको कहना चाहिए टेबल 6A(1) कहना चाहिए, कोई बात नहीं, चलिए। जितना आपके 3B में एडेड है ना, जो टेबल नंबर 6A में ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है, उसमें जितना अमाउंट एडेड है आपको केवल उतना ही माइनस करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। ASN आर्च आर्चरी 24-25 फाइनेंशियल, व्हाट इज द स्पेसिफाइड डेट टू क्लेम ITC? डेट तो 30 नवंबर ही है ना। लेकिन आप ये देखिए, वैसे तो 30 नवंबर है ITC क्लेम करने के लिए, लेकिन जब आप अक्टूबर की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको 20 अक्टूबर तक करनी है। आपने डिले कर दिया तो जो अक्टूबर फाइनेंशियल ईयर की आपकी आउटवर्ड सप्लाई होगी, आपके जो रिसिपिएंट होंगे, यदि आपने रिटर्न लेट फाइल करी ना, तो उनके 2B में नहीं आएगा। सॉरी, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने 3B फाइल नहीं करी। इसलिए भले ही लॉ में लिखा हुआ है 30 नवंबर, बट ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज डेट, प्लीज नोटेड दैट डेट विल बी शुड बी 20 अक्टूबर 2025। ठीक है जी कोमल, मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए हैं। राइट सर। अगर नहीं किसी का कोई सर, फीडबैक है आपके तो चैनल के लिए लोग पूछ रहे थे, वो मैंने उनको भेज दी है। वो कंसल्ट वॉइस है, राइट आपका? यस यस यस। या मैंने वो चैट में डाल दिया है। एंड सो यस, ओके। आपने सर, आपने होस्ट एंड पैनलिस्ट को डाला है, आपने एवरीवन को नहीं डाला। सो अच्छा, मैं दोबारा डाल जो देता हूँ। 2 में है आप एवरीवन कीजिए। या सो थैंक यू सो मच सर। लाइक आप देख रहे हो कि इतने जन बोल रहे, काफ़ी हेल्पफुल था। एंड मोस्ट, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ देम हैव बीन यूजिंग द एक्सेल मेथड, और आप टैली से वो कर सकते हैं। सो टुडे हम आज ये कवर किए कि हम GSTR 9(9)C कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सर ने दिखाया कि एनुअल कंपटीशन रिपोर्ट जो टैली में अवेलेबल है, विच इज़ अ मिरर रिपोर्ट ऑफ GSTR 9(9)C, आप उनसे ले लेते। एंड उससे पहले आपको रिकन्सिलिएशन और जो भी करना है, सो वो सब हम आज डिटेल में नहीं किए, क्योंकि आज के टॉपिक GSTR 9(9)C पे थे। And अगर आप देखना चाहें GSTR रिकन्सिलिएशन के, उसके पहले भी हमारे और वीडियोस है, हिंदी में भी है। आई थिंक आप चेक कर सकते हो CA पार्थ पटेल के, जहां हमने चारों रिकन्सिलिएशन टैली के एक CA कनेक्ट के प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है। एंड मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हर वेंसडे ज्वाइन करने के लिए, हमारे CA कनेक्ट पे टैली के नए फीचर्स लर्न करने के लिए। हमने हमारी प्लेलिस्ट की लिंक भी डाल रखी है, और CA कनेक्ट को ज्वाइन करने के लिए भी आपको, सॉरी, CA कम्युनिटी हमारी है एक व्हाट्सएप पे, उसको ज्वाइन करने के लिए भी आपकी व्हाट्सएप लिंक डाल रखी है। आई एम श्योर बहुत जन उन्हीं में ऑलरेडी एडेड हो, लेकिन अगर नहीं हो और आप जुड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच राजेश जी, एज ऑलवेज। आपकी वो जो बुलंद आवाज़, जो मतलब ये सेशन को सुपर हिट कर देता है, एंड मैं ऑलरेडी आपकी फ़ैन हूँ।
सो थैंक यू सो मच एंड राइट ऑन टाइम, वी आर एग्जैक्टली एट 4:30, सो दिस वाज ब्रिलियंट। एंड मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ही अपलोड हो ताकि और लोग भी इसका लुत्फ उठा सके। थैंक यू थैंक सर। यू जी। थैंक ऑल यू। द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू।